हाय गाइस। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम वापस आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हो, कुछ प्रॉब्लम की वजह से पिछले कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोज़ आती रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी स्टोरी ला सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यू स्टोरी। चैप्टर 1 तुम नाजायज औलाद हो कैंसर। चैप्टर -1 तुम नाजायज औलाद हो कैंसर। त्रिशा, हमारे पास रिजल्ट है। मुझे सचमुच डक है इस बात का। आपके सिर में ट्यूमर है। यह पहले से ही लास्ट स्टेज में है और कैंसर की कोशिकाएं अंदर ही अंदर और ज्यादा फैल रही हैं। तुम्हारे पास अधिक से अधिक 3 महीने ही बचे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है और इसका इलाज करने का कोई मतलब नहीं है। हम सच में दुखी हैं यह बात कहते हुए। हालांकि अभी भी तुम बहुत कम एज की हो, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने पहले ही बहुत कोशिश कर ली है, पर अब मैं तुमसे ना तो झूठ बोल सकता हूँ और ना ही तुम्हें और ज्यादा कोई होप दे सकता हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अपने बचे हुए समय को एंजॉय करें। कोशिश करो कि बाद में कोई रिग्रेट्स ना हो। डॉक्टर के शब्द त्रिशा के सिर में किसी चुड़ैल के श्राप के जैसे गूंज रहा था, जो उसकी गर्दन के चारों ओर कसने वाले एक अदृश्य फंदे में बदल गया हो और अब इससे उसका दम घुट रहा है। त्रिशा एक ज़ोंबी की तरह अस्पताल से बाहर चल कर आई। उसने चमकीले आकाश की ओर देखा। वह भूल गई कि आखिरी बार उसने इस चमकीले आकाश को कब ध्यान से देखा था। यह साफ और नीला है। उसके पास अब इसे देखने के ज्यादा मौके नहीं बचे थे। त्रिशा की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गई। जब उसने अपनी आंखें मली तो उसे एहसास हुआ कि उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं। उसका जीवन कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने के जैसा था। यह उसकी दुनिया, उसकी डिग्निटी और उसकी होप्स को हमेशा ही टुकड़ों में कुचलता रहा। त्रिशा ने सोचा कि वह काफी बदकिस्मत थी। जिन माता पिता को वह 20 वर्षों से माँ और पापा कह रही थी, वे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे। जिस घर में वह 20 साल से रह रही थी वह उसका घर नहीं था। और आज उसे एहसास हुआ कि जिंदगी उसे जिस निराशा में धकेल चुकी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। त्रिशा अपने विचारों में खोई हुई चलती जा रही थी। जब उसे होश आया तो वह सिंघानिया विला के मुख्य द्वार पर खड़ी थी, जहां वह रहती थी। त्रिशा के होंठ कांपने लगे। जब वह हेल्पलेस महसूस कर रही थी, तब वह बिना सोचे समझे अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही उसे बाहर निकाल दिया था। वे अब उसके पेरेंट्स नहीं थे। त्रिशा ने दुखी होकर सामने विला की ओर देखा और फिर उसने हिम्मत तो जुटाई, लेकिन वह एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। त्रिशा मन ही मन सोच रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही तो यह विला उसका अपना था, जहां वह रहा करती थी, और अब एक झटके में इस विला में रहने वाले लोगों के लिए वह अजनबी हो गई थी और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे विला से बाहर निकाल दिया, जैसे उन्हें उससे कोई अटैचमेंट रही ही ना हो। अभी एक सप्ताह पहले तक तो त्रिशा सिंघानिया परिवार की प्यारी बेटी थी, जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। दिल्ली की कई मशहूर हस्तियां उनके 20th बर्थडे की पार्टी में शामिल हुई थे। वह पूरे दिल से खुश थी कि वह सुर्खियों में है। फिर यह सब अचानक से क्या हो गया? उसके लिए यह सब परेशानी में क्यों बदल गया? सिंघानिया परिवार ने उसे घावों और चोटों के साथ छोड़ दिया, उसकी गरिमा और गौरव को नष्ट कर दिया और उसे कुचल दिया। जब उसकी माँ ने, जिसने उसे 20 सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा तो उसकी दुनिया बिखर गई। उसने त्रिशा से कहा कि वह उसके परिवार की बेटी नहीं है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, रीमा, जिसे वह स्कूल में 2 साल से जानती थी, सिंघानिया परिवार की असली बेटी थी।
वह तो किसी की नाजायज औलाद थी। सभी ने उस पर रीमा की खुशियां चुराने का आरोप लगाया। उसके ऊपर यह भी आरोप है कि उसने सिंघानिया परिवार की असली बेटी की जगह को लेने की कोशिश कर रही थी। वह निहायती गिरी हुई और दुष्ट लड़की है। त्रिशा को खुद को समझाने का मौका दिए बिना सिंघानिया परिवार से बाहर निकाल दिया गया। रीमा की व्यंग्यात्मक मुस्कान वह आखिरी चीज थी जो त्रिशा को सिंघानिया परिवार के बारे में याद थी, और इससे ज्यादा अब उसके अंदर सिंघानिया परिवार के बारे में याद रखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस दिन के बाद से लोग उसे हार्टलेस, दुष्ट, अनग्रेटफुल अडॉप्टेड डॉटर कहने लगे। इस बीच सभी लोगों ने रीमा को इतने कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद इतने अच्छे तरीके से सरवाइव करने के लिए उसे सराहा, और सिंघानिया परिवार भी बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी असली बेटी इतनी ज्यादा कैपेबल है कि अकेले ही वह इतने अच्छे से सरवाइव कर पाए। सिंघानिया परिवार की बेटी को ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल रीमा की तरह। लोग केवल उसी पर विश्वास करते थे जिस पर वे विश्वास करने को तैयार थे। वे सच्चाई की कभी परवाह नहीं कर सकते थे। त्रिशा पूरी घटना के दौरान एब्सेंट माइंडेड में था। इससे पहले कि उसे एहसास होता कि क्या हुआ, उसका नाम हर जगह फैल चुका था। जब वह अपने सोच में गुम थी तो अचानक किसी ने उसकी पीठ पर धक्का मार दिया। त्रिशा ने अपना संतुलन खो दिया और फिसल गई। उसकी कोहनी और घुटने जमीन पर जोर से टकराए, जिससे वह दर्द से कांपने लगी। मैं सोच रहा थी कि तुम कौन हो? वह गिरी हुई लड़की जिसे सिंघानिया परिवार से बाहर निकाल दिया गया था। मुझे यकीन था कि तुम बाहर की दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने के बाद सिंघानिया परिवार को परेशान करने के लिए लौटकर जरूर आओगी। कितने अफसोस की बात है, सिंघानिया परिवार तुम्हारे जैसी वाहियात लड़की को फिर कभी अपने घर में कदम नहीं रखने देगा। त्रिशा अपनी आंखों की कोनों से देख सकती थी कि काले रंग हील्स पहने हुए दो जोड़ी पैर उसके सामने खड़ी है। त्रिशा को बिना सिर उठाए ही पता चल गया कि यह किसकी आवाज है। वह मोना ही थी, जो पहले हर बार उसके आसपास चापलूसी करने के लिए उसका पीछा करती रहती थी। उनके सिंघानिया परिवार से निकले जाने पर सबसे ज्यादा खुश होने वाली इंसान मोना ही थी। वह अब रीमा की बॉडीगार्ड थी। मोना ने मुड़कर कहा, रीमा, देखो, क्या यह एक आवारा कुत्ते की तरह नहीं दिख रही है जो सड़क के किनारे भूख से मर रहा है? रीमा सक्सेना, जो परिवार में लौट आई थी और अपना पहले वाला नाम बदलकर अब रीमा सिंघानिया रख लिया था, चिंतित चेहरे के साथ पीछे खड़ी थी। मोना, ऐसा मत बनो। भले ही त्रिशा ने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, लेकिन वह अभी भी मेरी दोस्त है। हालांकि रीमा के चेहरे के एक्सप्रेशन उसके कहे गए शब्दों से मिल नहीं खा रहे थे। आप बहुत दयालु हैं। यह ठीक है, मैं इसे आपकी ओर से सबक सिखाऊंगी। मोना ने त्रिशा की ओर देखा। यहाँ, मैं आज दयालु हो रही हूँ। मेरे जूते लिख कर के क्लीन करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ उसने अपने बैग से पैसों की गाड़ी निकली और उसे त्रिशा के चेहरे पर फेंक दिया। पैसे उसके चेहरे से फिसलकर जमीन पर बिखर गए। त्रिशा कठपुतली की तरह वही खड़ी रही। जब मोना ने त्रिशा को उसे इग्नोर करते देखा तो वह गुर्राने लगी। तुम सड़क के किनारे रहने वाले जानवर से भी बदतर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मेरे जूते लिख कर के क्लीन करो, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मोना ने त्रिशा के बाल पकड़कर खींचने लगी। मोना ने लगभग बालों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। त्रिशा का चेहरा सूरज की रोशनी में पीला पड़ गया था, लेकिन अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद वह अभी भी सुंदर दिख रही थी। रोने से उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकीली और आकर्षक दिख रही थीं। अपनी दयनीय शक्ल के बावजूद वह आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
त्रिशा को घूरते हुए मोना की आंखों में ईर्ष्या भर गई। मुझे बहुत पहले से ही तुम्हारा चेहरा आंखों में खटकने वाला लग रहा था। इसमें लोमड़ी की दुर्गंध है। मैं आज तुम्हारा चेहरा बर्बाद कर दूंगी। मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि जब यह तुम्हारा सुंदर चेहरा तुम्हारे पास नहीं होगा तो फिर तुम आदमियों को कैसे आकर्षित करेगी। मोना ने त्रिशा की ठुड्डी पर चुटकी काटी। उसके लंबे और नुकीले नाखून त्रिशा के स्किन में धंस गए। त्रिशा की आंखें ठंडी लग रही थी, जैसे उसे कोई दर्द महसूस ही न हो रहा हो। त्रिशा ने अपनी आंख के कोने से रीमा की एक झलक देखी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जो लगातार उसे बुरे सपने जैसे लग रही थी। कुटिल मुस्कुराहट ने त्रिशा के दिल पर वार कर दिया। वह गुस्से से भर गई। अचानक ही उसके अंदर हिम्मत आ गई। त्रिशा तब से पीछे हट रही थी जब से उसे पता चला था कि वह सिंघनिया परिवार की असली बेटी नहीं है, तब भी जब उसे पर रीमा की जगह लेने का आरोप लगाया गया। त्रिशा ने खुद से कहा कि उसके पालन पोषण के लिए वह सिंघनिया परिवार की आभारी है। हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। यह तो अस्पताल वालों की गलती थी जब उन्होंने बच्चों की अदला बदली कर दी थी। हर किसी की तरह वह भी पूरी तरह से अंधेरे में थी, तो फिर वह अकेली ऐसी क्यों है जिसे यह सब सहन करना पड़ रहा है? क्या इन सब में उसकी गलती थी? वह भी तो एक छोटी सी बच्ची ही थी ना। त्रिशा की आंखें किसी मरते हुए व्यक्ति की अंतिम चमक की तरह चमक रही थी। उसने एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है। क्या तुम इसे सुनना चाहती हो? यह हर आदमी को तुम्हारे हाथों का खिलौना बना देगा। यह शब्द सुनकर मोना झिझक गई। थोड़ी देर बाद वह आगे झुकी। बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलें। नहीं तो, हम्फ। त्रिशा के पीले होंठ एक चालाक मुस्कान में बदल गए। उसने सोचा, मैं पहले ही मर रही हूँ, तो मैं तुमसे क्यों डरूंगी? अब और पीछे हटने का क्या मतलब है? त्रिशा ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं। इतना कहने के बाद त्रिशा ने अचानक से मोना का सिर पकड़ लिया और उसे बहुत जोर से मारा। आह! एक तेज चीख आसमान में गूंज उठी। मोना ने अपनी नाक ढक ली क्योंकि उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। ये था चैप्टर 1। अब शुरू होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 अभिमन्यु राय ज्यादा। CH2 अभिमन्यु राय ज्यादा। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक यह शब्द सुनकर मोना झिझक गई। थोड़ी देर बाद वह आगे झुकी। बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलें। नहीं तो, हम्फ। त्रिशा के पीले होंठ एक चालाक मुस्कान में बदल गए। उसने सोचा, मैं पहले ही मर रही हूँ, तो मैं तुमसे क्यों डरूंगी? अब और पीछे हटने का क्या मतलब है? त्रिशा ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें बता दूं। इतना कहने के बाद त्रिशा ने अचानक से मोना का सिर पकड़ लिया और उसे बहुत जोर से मारा। आह! एक तेज चीख आसमान में गूंज उठी। मोना ने अपनी नाक ढक ली क्योंकि उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। अब आगे, त्रिशा ने एविल तरीके से मुस्कुराते हुए अपने मोती जैसे दांत दिखाए। वह जोर से हंसी, मानो वह पोजेस्ड हो गई हो। उसकी हंसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक पहुंचा दी थी। आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मेरा मन आज सुबह से ही ब्लड देखने का कर रहा था, और सडनली तुम सामने आ गए। इस काइंड ऑफरिंग के लिए मुझे जरूर ही थैंक यू कहना चाहिए। मोना दर्द से लगभग बेहोश हो गई। वो चिल्लाई, तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? उसे पकड़ो, उसे मारो, इसे तब तक मारो जब तक उसके मुंह से खून न निकल आए। तुम सब खड़े खड़े उसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? मोना की नाक का हाल कुछ ऐसे हो गया था कि वह प्लास्टिक सर्जरी से भी ठीक नहीं हुई होगा।
त्रिशा के जोरदार हेडशॉट से वह तुरंत ही गिर गई थी। मोना के पीछे खड़े कुछ लोग तुरंत त्रिशा के बाल खींचने के लिए आगे बढ़े, उसकी बाहें पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। उनमें से कुछ ने उसके पेट पर लात भी मारी। रीमा त्रिशा को मार खाते देखकर एक सुंदर नजारे की तरह एंजॉय कर रही थी, जैसे यह कोई सुखद दृश्य हो। तभी अचानक रीमा ने दो कारों को इस रेजिडेंशियल एरिया से बाहर निकलते देखा और पहली कार का रजिस्ट्रेशन नंबर पहचान लिया। रीमा ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस को चेंज किया और वह चिल्लाई, प्लीज रुक जाओ। वह आगे बढ़ी और उन लड़कियों को खींच लिया जो त्रिशा को मार रही थी। वह त्रिशा के सामने खड़ी हो गई और बोली, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? त्रिशा का स्वभाव शायद बुरा हो, लेकिन मुझे पता है कि वह अंदर से काइंड है। वह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगर तुम लोग इसे इस तरह से धमकाते रहे तो मुझे आप लोगों पर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, या कहते हुए रीमा बनावटी गुस्से में आ गई थी। रीमा, तुम बहुत अच्छी हो। इसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। इसकी तरह की भी तारानकंच के साथ इतने अच्छे से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो। तुमने ऐसा कहने की भी हिम्मत कैसे की? भले ही उसने कुछ बुरा काम किए हो, फिर भी वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रीमा ने झुककर चिंतित आवाज से पूछा, त्रिशा, क्या तुम ठीक हो? रीमा ने त्रिशा की मदद करने का नाटक करते हुए उसके कान में फुसफुसाया, त्रिशा, एक डूबता हुआ इंसान कैसा लगता है? मैं वह सब कुछ तुमसे वापस लेने जा रही हूँ जो तुमने मुझे लिया था। अब से तुम मेरे पैरों के नीचे हमेशा ही कुचली जाओगी। ओह, वैसे क्या तुम सीक्रेटली राहुल से प्यार नहीं करती हैं? यह बहुत अच्छा है। मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने कल रात उनके परिवार के साथ डिनर किया। वह भी मेरे प्रति काइंड थे। उसने डिनर में भी मेरी मदद की, और मुझे लगता है कि उसके माता पिता भी मुझे पसंद करते हैं। आह! एक जोरदार थप्पड़ ने रीमा के शब्दों को रोक दिया। त्रिशा के थप्पड़ से रीमा का सिर एक तरफ हो गया। उसने अपना जलता हुआ चेहरा पकड़कर अविश्वास से कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? त्रिशा के पीले चेहरे पर हल्की लेकिन चौड़ी मुस्कान थी। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया? क्या एक क्रूर, हार्टलेस और दुष्ट लड़की द्वारा थप्पड़ खाना इतना सरप्राइजिंग है? रीमा ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपना आधा चेहरा लाल आंखों से ढक लिया। त्रिशा, क्यों? तुम ऐसी क्यों हो गई? मैं हमेशा से ऐसा ही रही हूँ। रीमा, यह देखते हुए कि आप कितनी मासूम और दयालु हैं, तो आप मेरे जैसी दुष्ट लड़की से परेशान नहीं होंगी। इसलिए, अगर मैं आपको फिर से थप्पड़ मारूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? त्रिशा ने इसके बारे में सोचा था। अपने पालन पोषण के लिए वह केवल सिंघानिया परिवार की कर्जदार थी, लेकिन वह रीमा की कर्जदार क्यों हो? उसने उसके लिए क्या किया है? स्कूल में वह पूरे दिल से रीमा को अपना दोस्त मानती थी। उसने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। जन्मदिन की पार्टी के दौरान रीमा ने उसे बताया कि उसे सिर दर्द हो रहा है, इसलिए त्रिशा ने उसे अपने कमरे में आराम करने दिया। कुछ ही समय बाद, उसे कुछ भी पता चलने से पहले ही सिंघानिया परिवार से बाहर निकाल दिया गया। उसे तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था। साफ तौर पर, लोगों ने मान लिया कि त्रिशा पहले से ही जानती थी कि रीमा परिवार की असली बेटी थी। इसलिए उसने अपने कमरे में कोल जलाकर फैसला दिया और रीमा को उसकी हत्या करने के लिए उसमें बंद कर दिया, क्योंकि उसे सब कुछ खोने का डर था। त्रिशा बुरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी थी। आखिर कौन किसी को अपने ही बेडरूम में मारने की कोशिश करेगा, और उसके पास मौजूद सभी ऑप्शंस में से वह कोल जलाने का ऑप्शंस क्यों चुनेगी? उन्होंने उसे इतना स्टूपिड समझा था। दुर्भाग्य से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मूर्खतापूर्ण लगता है।
लोग फिर भी इस पर विश्वास करने को तैयार थे। अल्पविराम। कुछ लड़कियां विला के एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही थीं। खिड़की नीचे खिसकने के बाद कार में बैठे आदमियों में से एक आदमी को यह कहते हुए सुना, तुम यहाँ रास्ता क्यों रोक रहे हो? राहुल सर, त्रिशा एक पागल कुत्ते की तरह हो गई है। देखो उसने मोना और रीमा को कितनी बुरी तरह मारा है। त्रिशा के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े शायद खींचने की वजह से ढीले पड़ गए थे। उसकी शर्ट के 2 बटन गायब थे। वह बहुत दुखी और दयनीय लग रही थी। त्रिशा हंसते हुए बोली, क्या तुम्हें विश्वास है कि पागल कुत्ता तुम्हें काट कर मार डालेगा? त्रिशा ने राहुल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह उसके लिए बिल्कुल उस चांद की तरह था जिसे हम दूर से देखा तो सकते हैं पर कभी भी उसके दिल तक नहीं पहुंच सकती। वह 10 साल तक सीक्रेट रूप से उससे प्यार करती रही थी, लेकिन उसे कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। रायजादा परिवार की हवेली सिंघानिया परिवार के विला के कुछ दूर पर ही था। पास में, त्रिशा को उसके पर्दे के पीछे खड़े होकर राहुल को अपनी कार में गुजरते हुए देखना अच्छा लगता था। लेकिन अब, उसने उसका सबसे बुरा रूप देखा लिया था। त्रिशा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में प्रकाश की जो आखिरी उम्मीद बचा हुआ था, वह अब डार्कनेस में बदल गई हो। राहुल ने त्रिशा को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। उसने इम्पेशेंटली कहा, एक तरफ हट जाओ और रास्ता रोकना बंद करो। जब त्रिशा ने उसकी आंखों में भाव देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कोई कठोर फांस धंस गई हो। जब भी वह उसे निगलने की कोशिश करती थी तो उसके दिल में तेज दर्द महसूस होता था। वह अपने खून से लथपथ पैरों को जमीन पर घसीटते हुए एक तरफ चली गई। राहुल की नजर में यह एक तमाशा के अलावा और कुछ नहीं था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जब राहुल चला गया, तो रीमा के चेहरे पर जो दयनीय भाव थे वह गायब हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बगल की लड़कियों की ओर देखा। वे तुरंत उसके इरादे को समझ गए और त्रिशा की ओर भागे। युबी तारान कंच, हमें मार कर भागने की कोशिश कर रही हो? रुको, हम तुम्हें अभी बताते हैं। उन्होंने त्रिशा को पकड़ लिया और उसे फिर से मरने वाले थे। एक जोरदार आवाज ने तुरंत उन सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे तुरंत पीछे मुड़े। एक काली बेंटली सड़क के किनारे लाल पोर्श से टकरा गई थी। पोर्शे के गेट पर एक बहुत बड़ा निशान आ चुका था। पोर्शे रीमा की थी। सिंघानिया परिवार ने इसे उसके लिए ही खरीदा था। उसने अभी तक उस पर अपनी लाइसेंस प्लेट भी नहीं लगाई थी। जब रीमा ने देखा कि क्या हुआ तो वह गुस्से से भर गई। उसका एक नौकर चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह कार किसकी है? बेंटले की खिड़की नीचे हो गई। एक आवाज ने पूछा, क्या यह तुम्हारा है? यह एक गहरी, चार्मिंग आवाज थी। उस आदमी की आवाज उसके चेहरे को देखे बिना भी काफी आकर्षक थी। आवाज सुनकर त्रिशा को बुरा लगा। वह अपने दर्द, शिकायत और इस चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई कि वह मर रही है। वह सबकॉन्शियस रूप से डर से कांपने लगी। शीट, ऐसा नहीं है। जब रीमा ने गाड़ी चला रहे व्यक्ति को देखा तो वह हौंफने लगी। वह हकलाती हुई बोली, अभिमन्यु रायजादा। जब उसके नौकरों ने उस आदमी का नाम सुना तो उन्होंने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। दिल्ली में हर कोई जानता था कि अभिमन्यु रायजादा कौन है और उसकी पावर पूरे एशिया में कितनी ज्यादा है। रायजादा परिवार का सबसे छोटा बेटा, अभिमन्यु रायजादा, वह राहुल के सबसे छोटे चाचा थे, जिससे लगभग दिल्ली की हर लड़की हर कीमत पर मिलना चाहती और पाना चाहती थी। अभिमन्यु ने लापरवाही से लड़कियों की ओर देखा और कहा, यह कार। रीमा ने तुरंत कहा, यह ठीक है, मुझे पता है कि आपने यह सब जानबूझकर नहीं किया होगा। मैं
अभिमन्यु के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। आह! रीमा और बाकी सब जो उसके पीछे खड़े थे वह शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने अभिमन्यु को डायरेक्टली एक्सीडेंट को खुद से एडमिट करते हुए सुना। पर वह अभिमन्यु रायजदा था। भला किसकी हिम्मत थी कि उसे कोई कुछ कह सके। वह जो चाहता था वह कर सकता था और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि उसे रोक सके। वह एक्सीडेंट कर सकता था, चाहे तो कर को पूरी तरीके से उनके सामने ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। और वह सब केवल देखने के अलावा एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु अपनी आंखें सिकोड़ कर उन लोगों की तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोक कर रखा है। क्या तुम लोग जानते हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? रीमा को अचानक तापमान गिरता हुआ सा महसूस हुआ। वह हकलाते हुए बोली, हाँ, हाँ, आपका रास्ता रोकना हमारी गलती है। अभिमन्यु ने अचानक कहा, अंदर आओ। रीमा चौंक गई, लेकिन जल्द ही वह एक्साइटमेंट में कांपने लगा। वह अपनी खुशी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब उसने अपने साथियों की ओर देखा और उनकी आंखों में आश्चर्य और ईर्ष्या के भाव देखे तो उसका चेहरा शर्मा से भर गया। उनके चेहरे के भाव ने रीमा के घमंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। रीमा ने घमंड से धीरे से अपना सिर उठाया और खूबसूरती से कार के पास पहुंची। अभिमन्यु, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, रीमा ने शर्माते से कहा। उसने शर्माते हुए दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी उस पर उड़ेल दी गई। उसने अभिमन्यु को यह कहते हुए सुना, त्रिशा, तुमने केवल अपने पैरों को चोट पहुंचाई है, या फिर अपने कानों की सुनने की शक्ति भी खो दी है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3 इमोशनल ड्रामा। चैप्टर 3 इमोशनल ड्रामा। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक रीमा ने घमंड से धीरे से अपना सिर उठाया और खूबसूरती से कार के पास पहुंची। अभिमन्यु, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, रीमा ने शर्माते से कहा। उसने शर्माते हुए दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी उस पर उड़ेल दी गई। उसने अभिमन्यु को यह कहते हुए सुना, त्रिशा, तुमने केवल अपने पैरों को चोट पहुंचाई है, या फिर अपने कानों की सुनने की शक्ति भी खो दी है। अब आगे। रीमा गुस्से से भर गई जैसे उसे किसी बर्फीले पहाड़ में फेंक दिया गया। क्यों? ऐसा उसे ही क्यों करना पड़ा, वह भी तारानकंच? रीमा ने पलटकर त्रिशा की ओर देखा। उसने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश की, फिर भी अपने होठों को काटते हुए उसका सुंदर चेहरा उसके गुस्से और जेलसी को एक्सपोज्ड कर रहा था। अगर वह कोई और होता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह त्रिशा ही क्यों होना चाहिए? त्रिशा को पता था कि छिपने की कोई जगह नहीं है। वह कठोरता से पलटी, मैं नहीं। दोपहर का समय था। धूप उसकी आंखों को हर्ट कर रही थी। जब त्रिशा ने खिड़की से उस आदमी को देखा तो उसने सबकॉन्शियस रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। वह बहुत ब्राइट था, सूर्य से भी अधिक ब्राइट। थोड़ी देर बाद त्रिशा ने अपनी आंखें खोली। उसने उस आदमी की आंखों में देखा, ऐसी आंखें जिन्हें पहली नजर में कोई भी कभी नहीं भूल सकता। अभिमन्यु की आंखें आकाशगंगा में चंद्रमा की तरह थी, चमकदार, लेकिन बर्फ की घाटी की तरह ठंडी थी। त्रिशा ने उस आदमी की आंखें देखने के बाद उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मन के शब्दों को मन में ही निगल लिया और कहा, नहीं, मतलब मैं अभी आ रही हूँ। त्रिशा उतने ही वर्षों से अभिमन्यु रायजादा से डरती आ रही है, जितने वर्षों तक वह राहुल से सीक्रेट रूप से प्यार करती थी।
वह अभिमन्यु रायजादा से इतना डरती थी कि उसकी आवाज सुनते ही कांप उठती थी। हर कोई हमेशा मेंशन किया करते थे कि रायजादा परिवार का 5वां बेटा कितना जेंटलमैन और ईमानदार था। त्रिशा उन कमेंट्स का उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाई। उद्धरण चिन्ह हम वह लोग सिर्फ अंधे ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी है, भला ऐसे इंसान को जेंटलमैन और भला इंसान कैसे कह सकते हैं। रीमा ने त्रिशा को देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। जेलसी ने उसके दिल को बुरी तरीके से जकड़ लिया था और अब उसका दिल टुकड़ों में बिखर गया है। वह हमेशा त्रिशा से नफरत करती थी, लेकिन उसने कभी भी उससे उतनी नफरत नहीं की जितनी अब करती है। वह पहले से ही एक निहायती गिरी हुई बीतारानकंच थी। उसने अभिमन्यु रायजादा का ध्यान कैसे आकर्षित किया। रायजादा परिवार कितना सम्माननीय था। अभिमन्यु सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है जो वह इस गिरी हुई लड़की को इतना अटेंशन दे रहा है। त्रिशा क्या सोच रही है? वह है कौन? वह सिर्फ एक घृणित, बेवकूफ लड़की थी जिसने सिंघानिया परिवार की बेटी के रूप में उसकी पहचान चुरा ली थी। रीमा ने अपने दिल में जेलसी को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने जबरदस्ती हल्की मुस्कान दी और कहा, त्रिशा, क्या तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं? त्रिशा ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिखावा करना बंद करो, मुझे तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी चिंता करो, उतना काफी होगा। रीमा का गुस्से से आधा चेहरा लाल और सूजा गया था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसने अपने होंठ काटा और डरते डरते त्रिशा की शर्ट का कोना खींच लिया। उसने सिसकते हुए कहा, त्रिशा, ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। इन दिनों में तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा होगा। मुझे कुछ दिन और दो, मैं जल्द ही माँ और पापा को तुम्हें वापस ले जाने के लिए मना लूंगी। रीमा बिल्कुल अंतरा सिंघानिया, यानी वह खुद की बायोलॉजिकल माँ की तरह दिखती थी। उनके चेहरे की कुछ अलग ही विशेषताएं थी, एस्पेशली उसकी आंखें। जब भी वह रोती तो हर पुरुष को उसे प्यार से दुलारने की इच्छा होती। यह वही आंखें थी जिन्होंने 2 साल पहले त्रिशा को धोखा दिया था। उसने रीमा को एक दयालु और सौम्य लड़की मान लिया था। अब जब त्रिशा ने इसके बारे में सोचा, तो उसे बस खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। क्या तब वह अंधी थी? किसी लड़की पर अंधा विश्वास करने के बजाय उसने किसी जरूरतमंद को अपनी आंखें दान क्यों नहीं की? त्रिशा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे एक बार के लिए भी घृणित महसूस नहीं कराओगे तो क्या तुम मर जाओगी? रीमा ने एक नजर त्रिशा पर डाली। फिर उसने डरते डरते अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु, यह ठीक है, त्रिशा का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन वह एक अच्छी इंसान है। प्लीज आप उसे दोष न दें। त्रिशा पूरी तरह से निराशा और गुस्से से भर गई थी। उसने पिछला दरवाजा खोला और कार के अंदर जाने के लिए आगे झुकी। उसे आश्चर्य हुआ। अभिमन्यु ने ठंडे स्वर में कहा, गेट ऑफ द कार। अभिमन्यु के शब्द सुनते ही रीमा की आंखें चमक उठी। उसकी बातें जादू की तरह काम कर रही थीं। रीमा कुछ कहने ही वाली थी कि एक पतला हाथ रेशमी रुमाल के साथ खिड़की से बाहर निकला। उसके हाथ बहुत आकर्षक थे। उसकी पतली उंगलियां बहुत ही सुंदर लग रही थी और इसके नेल्स अच्छी तरह से काटे गए थे। यह परफेक्ट आर्ट का एक नमूना जैसा लग रहा था। त्रिशा थोड़ा चकित थी। अभिमन्यु ने रीमा की तरफ देखते हुए कहा, दरवाजे के हैंडल को पोंछो। त्रिशा स्तब्ध रह गई। अभिमन्यु ने कहा, यह गंदा है। रीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके नाखून उसकी स्किन में गड़ रहे थे, पर उसे तो अब कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। दूसरी ओर त्रिशा अभिमन्यु की इस बात से पूरी तरह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन वह और भी ज्यादा खुश हो जाती है
अगर अभिमन्यु ने उसे जाने के लिए कहा होता तो। रीमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उसे लगा कि शायद अभिमन्यु को कुछ कंफ्यूजन हो गया है। अभिमन्यु को शायद नहीं पता होगा कि वह कितनी इम्प्रेसिव थी। रीमा ने जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को और ज्यादा चेंज किया और वह बिल्कुल लाचार नजर आ रही थी। फिर उसने चिंतित नजर से त्रिशा का हाथ खींचा और विनती की, त्रिशा, मेरे साथ घर आओ, हम एक साथ माँ और पापा से इस बारे में बात करेंगे। वे बस आपसे निराश थे, लेकिन वे अब भी आपसे प्यार करते हैं। त्रिशा ने हाथ झटक दिया और बोला, दूर रहो, क्या तुम्हारा अभी तक ड्रामा खत्म नहीं हुआ है? त्रिशा अब किसी चीज की परवाह नहीं कर रही थी। इसके अलावा अभिमन्यु के सामने कोई भी इमोशनल ड्रामा करना बिल्कुल ही बेकार था। अभिमन्यु की आंखें किसी इंसान के दिल के अंदर तक आसानी से देख सकती थी। रीमा ने असहाय होकर उसके हाथ पकड़ लिए। वह कुछ कहना चाह रही थी, फिर भी वह थोड़ा झिझक रही थी। उसने अपने होंठ काटे और अभिमन्यु की ओर पोलाइटली देखा। अभिमन्यु, क्या आप त्रिशा को समझाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं वास्तव में इसके बारे में सोचकर चिंतित हूँ, यह जानकर कि वह वहाँ अकेली है। क्या होगा अगर वह किसी बुरे आदमी के संपर्क में आ गई? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभिमन्यु ने त्रिशा की ओर ऐसे देखा जैसे वह रीमा की कोई बात सुनी ही ना हो। अगर आपने हैंडल की सफाई पूरी कर ली है तो अंदर बैठो। क्या तुम्हें अपनी आंखों में तेज धूप के कारण जलन महसूस नहीं हो रही? रीमा अपने आप को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर होते हुए देखकर बिल्कुल हैरान हो चुकी थी, उसके पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। आटीटी, त्रिशा ने उसकी लार निगल ली। उसने रुमाल पकड़ा और पीछे का दरवाजा खोला। अभिमन्यु ने कहा, पैसेंजर सीट में बैठो। अभिमन्यु के शब्द बहुत ही कठोर थे। त्रिशा कांप उठा। उसने जल्दी से पिछले दरवाजे के हैंडल को पोंछा और कहा, मैं बस हैंडल साफ करना चाहती हूँ। त्रिशा को ऐसा लगा जैसे वह अभिमन्यु के डर से मर जाएगी। खैर, वह किसी और तरह से मर ही तो रही थी, लेकिन वह मौत से ज्यादा अभिमन्यु से डर रही थी। उसने भारी दबाव में दरवाजा खोला और अंदर चली गई। त्रिशा पैसेंजर सीट पर सावधानी से बैठी। उसने अपना साहस जुटाया और अभिमन्यु की ओर देखने के लिए अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं, और तुरंत उसकी कोल्ड आंखों को देखकर अपनी सांसें रोक लीं। जब भी त्रिशा अभिमन्यु को देखती थी, तो वह सोचती थी कि अभिमन्यु की यह इंसान सच में कुछ ज्यादा ही कठोर है। फिर भी लोग इसकी इतनी पूजा क्यों करते थे, जैसे कि यह कोई भगवान हो। यह तो साफ साफ ऊपर बैठे भगवान के साथ अन्याय ही होगा अगर लोग इसकी तुलना उनसे करते हैं। ब्लैक बिजनेस सूट पहने हुआ इंसान ड्राइवर की सीट पर बैठा था। इस वक्त उसकी कमर एकदम सीधी थी और वह सामने की ओर देख रहा था। शर्ट की बटन को बिल्कुल ऊपर तक लगाए गए थे। उसकी लंबी नाक पर सुनहरे फ्रेम वाला एक चश्मा लगा हुआ था। उनके नीचे पतले होंठों और सुंदर मोड़ वाली ठुड्डी थी। इस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है, जैसे भगवान ने खुद इसकी नक्काशी की हो। अभिमन्यु ने त्रिशा को घूरते हुए अपनी निगाहें नीचे कर ली। उनके चेहरे पर कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं थे। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे रात का चंद्रमा शांत होता है और साथ ही वह अपने साथ पूरे जगह को शांत कर देता है। वह आकाश में सबसे दूर के स्टार की तरह था, बेहद चमकीला, दूर और डिजायर से मुक्त। हालांकि त्रिशा को पता था कि यह आदमी जितना ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है, उसे कहीं ज्यादा डरावना है। तुम अभी तक नहीं सुधरी, तुम अभी भी 1 साल बाद भी वैसे ही हैं, अभिमन्यु ने बहुत ही गंभीरता से कहा। अभी त्रिशा अपने ख्यालों में गुम ही थी कि अचानक से अभिमन्यु की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। अभिमन्यु की आवाज ठंडी थी, जैसे सर्दियों में तेज धूप में बर्फ का झोंका।
बेहद शार्द और अंदर तक कपा देने वाला। त्रिशा एक सेकंड पहले बेहद बहादुर थी, लेकिन अब एकदम से वह काया बन गई। नहीं, दरअसल मैं आपको देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। इसीलिए वह। इसके बाद त्रिशा को क्या कहना है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिरकार और वह क्या ही झूठ बोल सकती थी। क्या वह उसे सच सच बता दे कि वह उसे देखकर एक्साइटेड नहीं हुई थी, बल्कि वह बुरी तरीके से डर गई थी। पर फिर वह आगे कुछ ना कहते हुए अपने सर को नीचे झुकाकर चुप हो गई। अभिमन्यु ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बहुत अच्छा। उसकी मुस्कान कोमल थी, साफ आकाश की पहली धूप की तरह। लेकिन उसकी स्माइल देखने के बावजूद त्रिशा को डर लग रहा था, क्योंकि वह त्रिशा जानती थी कि वह आदमी कितना निर्दयी था। त्रिशा सोच रही थी कि क्या इतनी सॉफ्ट आवाज अभिमन्यु की थी। वह उससे इतने सॉफ्टली बात कर रहा था। यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि यह इंसान किसी के साथ इतना जेंटल होकर बात भी कर सकता है, क्योंकि उसने कभी भी इस इंसान को काइंडनेस के बारे में नहीं सुना। हमेशा इसके बारे में जो भी वह सुनी है वह बुरी और डरावनी ही होती है। वह हमेशा यह जानने को क्यूरियस रहती थी कि दुनिया में इतना जेंटली लेकिन निर्दयी आदमी क्यों है। लेकिन यह आदमी एक ही समय में किसी के लिए बहुत जेंटली हो सकता है, तो किसी के लिए बहुत कठोर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 कॉम्पनसेशन। चैप्टर -4 कॉम्पनसेशन। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक। लेकिन उसकी स्माइल देखने के बावजूद त्रिशा को डर लग रहा था, क्योंकि वह त्रिशा जानती थी कि वह आदमी कितना निर्दयी था। त्रिशा सोच रही थी कि क्या इतनी सॉफ्ट आवाज अभिमन्यु की थी। वह उससे इतने सॉफ्टली बात कर रहा था। यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि यह इंसान किसी के साथ इतना जेंटल होकर बात भी कर सकता है, क्योंकि उसने कभी भी इस इंसान को काइंडनेस के बारे में नहीं सुना। हमेशा इसके बारे में जो भी वह सुनी है वह बुरी और डरावनी ही होती है। वह हमेशा यह जानने को क्यूरियस रहती थी कि दुनिया में इतना जेंटली लेकिन निर्दयी आदमी क्यों है। लेकिन यह आदमी एक ही समय में किसी के लिए बहुत जेंटली हो सकता है, तो किसी के लिए बहुत कठोर हो सकता है। अब आगे। त्रिशा ने शर्मिंदगी और डर के मिले जुले भाव से कहा, वह मैं थोड़ी सी हैरान हो गई थी। मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से आप आ जाएंगे। अभिमन्यु ने रीमा पर नजर डाली, जिसका चेहरा जेलसी से चेंज हो गया था। अभिमन्यु उसके चेहरे को एक नजर देखकर उसे इग्नोर करके कर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी डैमेज कार का कॉम्पनसेशन आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। रीमा जल्दी से बोली, नहीं अभिमन्यु, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु उसकी बात को पूरा होने से पहले ही उसे रोकते हुए कहा, कॉल मी मिस्टर रायजादा। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी अजनबी मुझे मेरे नाम से पुकारे, तो इस बात का आगे से ध्यान रखना। और फिर कुछ ही मिनट में ब्लैक बेंट लेकर जोरदार आवाज के साथ वहां से निकल गई। रीमा वहां खड़ी होकर से निकलने वाले धुएं को देख रही थी और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके पीछे के अन्य लोग भी जेलसी और गुस्से से पागल हो गए थे। वह भी तारान कंचत त्रिशा कब अभिमन्यु रायजादा के इतना क्लोज आ गई है कि अभिमन्यु जैसा इम्प्रेसिव इंसान उसे अपनी कार में बैठकर उसे लिफ्ट दे रहा है। रीमा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं कोई बॉडीगार्ड हूँ जो उसके आगे पीछे उसकी जानकारी लेते फिरूं? जब रीमा ने कार को दूर जाते देखा तो उसकी आंखें नफरत से चमक उठी। अभिमन्यु परिवार दिल्ली ही नहीं, एशिया का सबसे रिच परिवार था। यदि अमीर और शक्तिशाली परिवारों को रैंकों में अलग किया जाए, तो रायजादा परिवार प्लेटिनम रैंक में था, जबकि सिंघानिया परिवार को सिल्वर रैंक का कहा जा सकता था।
जब भी रायजादा परिवार को मेंशन किया जाता है, हर कोई तुरंत सबसे पहले अभिमन्यु रायजादा को ही याद करते थे, क्योंकि वह था ही सबसे ज्यादा पावरफुल और घमंडी इंसान जिसे आसानी से भुला नहीं जा सकता। उसकी क्रूरता के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। वह राहुल के सबसे छोटे अंकल थे। हालांकि उसकी एज अभी 30 साल ही थी और वह राहुल से केवल 6 साल ही बड़ा था, लेकिन उसकी प्रतिभा ने रायजादा परिवार के अन्य सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया था। उसके पैदा होने से ही रायजादा फैमिली खुद को ब्लेस्ड समझ रहा था। अभिमन्यु ने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी डिग्री का हासिल कर ली थी। वह बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड था, इसीलिए वह चीजों को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करता था। ओंटारियो में किंगस्टन की क्वींस यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई की। इसके बाद उनका ट्रांसफर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हो गया। यहाँ से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री ली। अभिमन्यु ने फिजिक्स के प्रति अपने रुझान के चलते बैचलर डिग्री के बाद पढ़ाई जारी रखने की सोची। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया में एडमिशन लिया। हालांकि उन्होंने कुछ दिन में ही ये यूनिवर्सिटी छोड़ दी, क्योंकि उसे समय पर रायजादा कंपनी लॉसेस में चल रही थी और उसे समय रायजादा अंपायर को ऐसे इंसान की जरूरत थी जो न केवल उनकी कंपनी को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके, बल्कि वह रायजादा कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बने। उसे क्रिटिकल समय में अभिमन्यु ने अपनी पढ़ाई छोड़कर रायजादा अंपायर को संभालने और उसे बड़ा करने में अपना समय लगाया, और रायजादा अंपायर का नेक्स्ट सीईओ बना। और देखते ही देखते 5 सालों में ही रायजादा अंपायर एशिया में सबसे पावरफुल कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई, जिसके सामने एशिया की कोई भी कंपनी कंपटीशन नहीं कर सकती थी। और यह सब केवल अभिमन्यु के कारण हुआ। उसके हार्ड वर्क के कारण ही इतने कम समय में रायजादा कंपनी इतना आगे बढ़ पाई। वह कम उम्र में ही एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन बन गए थे। पर आपने सुना ही होगा कि अगर कोई इंसान बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वह कोई भला इंसान नहीं होगा, और अभिमन्यु तो अपनी क्रूरता के लिए हमेशा ही चर्चा में रहा है। रायजादा अंपायर जब से अभिमन्यु के हाथों में आया था, तब से रायजादा फैमिली में अभिमन्यु का इतना ज्यादा प्रभाव था कि उसके सामने कोई भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अभिमन्यु जो चाहता था वही करता था, पर उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। पर यह आश्चर्य की ही बात थी कि इतना घमंडी और क्रूएल होने के बावजूद अभिमन्यु के आसपास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। वह अभिमन्यु की एक झलक पाने के लिए ना जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाती थी। त्रिशा को छोड़कर हर कोई, क्योंकि वह सच में अभिमन्यु से डरती थी। हालांकि अभिमन्यु उन लड़कियों पर एक नजर भी नहीं डालता था, वह उनसे हमेशा एक दूरी बनाकर रखता था। आज तक कभी भी अभिमन्यु को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा गया। त्रिशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभिमन्यु की कार के अंदर सुइयों की नोक पर बैठी थी। त्रिशा को लग रहा था कि रीमा के साथ झगड़ा करना ज्यादा बेहतर था, इस घर में अभिमन्यु के साथ बैठने के बजाय। मैं तुम्हें हमेशा ऐसी दयनीय स्थिति में क्यों देखता हूँ? अभिमन्यु ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ त्रिशा से पूछा। त्रिशा ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग हूँ, इसलिए लोग हमेशा मुझसे जेलस करते हैं। अभिमन्यु ने फुसफुसा कर कहा, हम। त्रिशा ने साहस जुटाया और कहा, मिस्टर रायजादा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे आपका और कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप मुझे आगे कहीं छोड़ सकते हैं। अभिमन्यु एक नजर त्रिशा की ओर देखा और फिर उससे कहा, अभिमन्यु, तुम मुझे अभिमन्यु बुला सकती हो। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो इसने रीमा को अपने नाम को पुकारने से मना किया था, और अब मुझसे कह रहा है कि वह उसके नाम से उसे बुला सकती है। क्या यह इंसान कभी भी नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर सकता है? ऑफ कोर्स,
यह सब त्रिशा मन ही मन सोच रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह अभिमन्यु को उसके मुंह पर यह सब कह सके। त्रिशा अपने ख्यालों में गुम ही थी कि उसे एक बार फिर अभिमन्यु की आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारे पैरों को इलाज की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही त्रिशा को आज सुबह है जो डॉक्टर ने बताया था वह सब याद आ गया और अपने कैंसर को याद करते ही उसका चेहरा तुरंत ही डर और टेंशन से भर गया। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने जोर से कहा, नहीं, नहीं, यह जरूरी नहीं है। यह बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, वैसे भी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। अभिमन्यु ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और दूसरे हाथ से पानी की एक बिना लेबल वाली बोतल निकाली। उसने इसे त्रिशा को दिया, इसे पी लो। त्रिशा ने बोतल ली और पूछा, यह क्या है? अभिमन्यु ने कहा, कुछ ऐसा जो तुम्हें शांत कर देगा। त्रिशा एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। ही, अभिमन्यु, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। त्रिशा के पास एक बोल्ड आइडिया था। उसने मन ही मन गिनती गिनते हुए अपने होंठ कटे। जब ग्रीन लाइट होने में अभी भी 10 सेकंड बाकी थे, तो उसने सेफ्टी बेल्ट उतार दी और दरवाजा खोला, और तेजी से कार से बाहर जंपिंग कर गई। इस प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगे। अगली कार का ड्राइवर अपने ब्रेक छोड़ने ही वाला था, लेकिन जब उसने त्रिशा को अपनी कार के पास से भागते देखा तो उसने रोक दिया। त्रिशा ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया। वह तेजी से भागी, मानो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। वह शर्मिंदा और दुखी महसूस कर रही थी। हालांकि यह अभिमन्यु के साथ हॉस्पिटल में जाने से बेहतर था। वह पहले से ही मर रही थी। वह और अधिक कष्ट नहीं सहना चाहती थी। त्रिशा को भागते देख अभिमन्यु की सुंदर आंखें कठोर हो गई थी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 5। Chapter 5 Shocking Night Club. Chapter -5 Shocking Night Club. हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक जब ग्रीन लाइट होने में अभी भी 10 सेकंड बाकी थे, तो उसने सेफ्टी बेल्ट उतार दी और दरवाजा खोला, और तेजी से कार से बाहर जंपिंग कर गई। इस प्रक्रिया में केवल कुछ सेकंड लगे। अगली कार का ड्राइवर अपने ब्रेक छोड़ने ही वाला था, लेकिन जब उसने त्रिशा को अपनी कार के पास से भागते देखा तो उसने रोक दिया। त्रिशा ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया। वह तेजी से भागी, मानो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। वह शर्मिंदा और दुखी महसूस कर रही थी। हालांकि यह अभिमन्यु के साथ हॉस्पिटल में जाने से बेहतर था। वह पहले से ही मर रही थी। वह और अधिक कष्ट नहीं सहना चाहती थी। त्रिशा को भागते देख अभिमन्यु की सुंदर आंखें कठोर हो गई थी। बत्ती पहले से ही हरी थी। पीछे की कार उसे हॉर्न दे रहे थे। अब आगे एक छोटे से अपार्टमेंट देखने से काफी छोटा और पुराना लग रहा था। छत का पंखा घूमता हुआ बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। खराब वेंटिलेशन के कारण कमरे में सांस लेना मुश्किल था। एक लड़की उबड़ खाबड़ कुर्सी पर बैठी थी। उसने ब्लैक स्लीव ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी और उसके बाल लंबे और घुंघराले थे। उसके होंठ डूबते सूरज की लालिमा की तरह लाल थे। वह बिल्कुल डरावनी कहानियों की एक चालक लोमड़ी की तरह दिख रही थी। वह अपनी उंगलियों के बीच आधी जली हुई सिगरेट पकड़े हुए थी। उसने भौहें सिकोड़ ली और अचानक गुस्से से गुर्राई। त्रिशा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि रीमा एक भी तारांकन है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब तुम देखो, उसने तुमसे सब कुछ छीन लिया जो भी तुम्हारे पास था।
देखो तुम बिल्कुल अकेले रह गई हो, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। वह हमेशा तुमसे जलती थी और तुम उसे एक अच्छी दोस्त मानती रही और उसने तुम्हारी दोस्ती का यह सिला दिया। त्रिशा एक खाली भाव के साथ सोफे पर गिर गई। वे वैसे भी मेरे नहीं थे, त्रिशा ने धीरे से कहा। सिंघानिया परिवार से बाहर निकाले जाने के बाद वाणी ने त्रिशा को अपने पास बुला लिया और कहा कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। स्कूल के पहले ही मुलाकात से वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खटकने लगे थे और पहले उनका झगड़ा भी हुआ, लेकिन बाद में वह दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गए। हालांकि यह दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त है, लेकिन एक सच यह भी है कि अभी भी दोनों की सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। यह दोनों अभी भी एक दूसरे से बिल्कुल पहले की तरह ही झगड़ा करती है। पर फिर भी अपने सबसे कठिन समय के दौरान त्रिशा को केवल एक ही नाम याद आया, वह था वाणी का, और वाणी ने भी बिना किसी सवाल के उसकी मदद की हवा की। पर वाणी उस पर अभी भी गुस्सा थी क्योंकि त्रिशा ने पहले उसकी बात नहीं मानी थी और उसने रीमा पर विश्वास किया। शायद अगर त्रिशा उसकी बात पहले मान लेती तो आज वह इस हालत में नहीं होती। वाणी ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और फिर आगे कहा, अब इस तरह की शक्ल मत बनाओ, मुझे तुम्हारी दयनीय शक्ल देखकर गुस्सा आता है। चले जाओ, मैं तुम्हें देखकर ही परेशान हो गई हूँ। वाणी ऊपर ऊपर से तो त्रिशा को डांट रही थी, पर अंदर उसका भी दिल दुख रहा था, खासतौर से अब जब उसने त्रिशा की रिपोर्ट देख ली है और उसे पता चला कि उसे कैंसर है, तो वह अपने गुस्से और दुख को छुपा नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह रीमा पर गुस्सा करे या फिर इस बेवकूफ त्रिशा पर, जिसने रीमा जैसी लड़की पर विश्वास किया और आज जब वह मारने के कगार पर पहुंच चुकी है तो उसके पास कोई नहीं है। वह अकेली है, बिल्कुल अकेली। वाणी ने अचानक डांटना बंद कर दिया। उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसू रोकने के लिए अपने होंठ भींच लिए। उसने गुर्राते हुए कहा, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे लिए एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। त्रिशा ने अपनी आंखें घुमाई। मैं केवल यही उम्मीद कर रही थी कि तुम मेरे शव की देखभाल कर सको और उसे अपने हाथों से अग्नि दे सको। वाणी ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और उसे जोर से पटकते हुए जमीन पर फेंक दिया। आज रात मेरे साथ शॉकिंग नाइट क्लब आओ। शॉकिंग नाइट क्लब वह जगह थी जहां वाणी वर्तमान में काम कर रही थी। यह दिल्ली के एक शानदार क्लब है। किस लिए? त्रिशा ने कंफ्यूजन से वाणी से पूछा। वाणी ने त्रिशा को घूरते हुए, किस लिए? क्या तुम्हें राहुल पसंद नहीं है? आज रात उसके साथ सो जाओ। उसका आज रात का शॉकिंग नाइट क्लब में एक रूम बुक है। त्रिशा हैरान थी। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, उसे मुझ में कभी कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझसे नफरत करने लगेगा। वाणी ने थोड़ा जोर से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मर रही हो, तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? बस उसे जीवन भर तुमसे नफरत करने दें। क्या तुम अपने पछतावे को अपनी कब्र पर ले जा रही हो? ऐसा करने से कम वह तुम्हारी भावनाओं को तो समझेगा। त्रिशा की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वाणी ने सोचा कि त्रिशा उससे डिसएग्री होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। त्रिशा ने थोड़ी देर बाद कहा, तुम सही कह रही हो, यह मेरा आखिरी रिग्रेट है। मुझे एक चांस लेना चाहिए। रात में शॉकिंग नाइट क्लब में। शॉकिंग नाइट क्लब काफी हाई फाई जाना माना नाइट क्लब था। यहाँ काफी बड़े बड़े लोग आया करते थे और वह सब शहर के जाने माने रईस बिजनेसमैन होते थे। इसीलिए वाणी को कभी कभी ना चाहते हुए भी उनको कंपनी देनी पड़ती थी और उनके साथ थोड़ी बहुत शराब भी पीनी पड़ती थी, और आज भी कुछ ऐसा हुआ। आज कुछ ज्यादा हाई फाई लोग आ गए थे, इसीलिए वाणी को उनके साथ शराब पीने के लिए उन्हें कंपनी देने जाना पड़ा।
पर उसने जाने से पहले त्रिशा को बताया कि राहुल किस कमरे में था। त्रिशा ने साहस जुटाया, लेकिन फिर भी उसने एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने एक नज़र मेज पर रखी बियर पर डाली और बोतल को एक ही बार में खाली कर दी। अब उसे कोई डर नहीं था। त्रिशा ने अपना सिर हिलाया। त्रिशा का सर घूमने लगा था, उसे चक्कर आने लगे थे। उसे अपनी आंखों में ओवरलैपिंग इमेजेस दिखाई देने लगी। उसने किसी को करीब आते देखा। वह बिल्कुल राहुल जैसा दिखाई दे रहा था। त्रिशा उस इंसान की बाहों में गिर गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। राहुल, क्या क्या आप जानते हैं कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ? 10 साल। मैं 10 साल से आपसे सीक्रेट रूप से प्यार करती हूँ। मैं वास्तव में आपको पसंद करती हूँ। क्या क्या तुम मेरे जीवन की आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? त्रिशा धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। राहुल किसी काम की वजह से कुछ देर के लिए नाइट क्लब से बाहर चला गया था। लेकिन जैसे ही उसने नाइट क्लब के अंदर कदम रखा और अपनी आंखों को ऊपर किया तो वह सामने का नजारा देख वह स्तब्ध रह गया। उसने अपना मुंह पूरा खोला और काफी देर तक उसी तरह से खोया रहा। अभिमन्यु अंकल, क्या यहाँ क्या हो रहा है? राहुल अपने दिल में चिल्ला रहा था। क्या मैं जो देख रहा हूँ वह कोई सपना है? हाँ, यह केवल एक सपना ही हो सकता है। भला अभिमन्यु अंकल किसी लड़की को गले कैसे लगा सकते हैं? वो तो लड़कियों से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें तो लड़कियों का पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर फिर यह कैसे? क्या सच में यह मेरे अभिमन्यु अंकल ही है? उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उनके पूरे परिवार ने सोचा कि अभिमन्यु अंकल को लड़कियों से नफरत है, क्योंकि जब भी उनके सामने किसी भी लड़की का जिक्र किया जाता था या उनकी शादी की बात की जाती थी तो वह गुस्से से भर जाया करते थे। और उन्होंने घर वालों को स्ट्रिक्टली मना भी किया था कि आज के बाद कभी भी कोई उनके लिए लड़की ना देखे, क्योंकि उन्हें शादी नहीं करनी है। इसलिए अब घर वाले उनसे लड़की के बारे में बात करने से भी डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि शायद अभिमन्यु अब कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाएगा और ना ही शायद वह किसी से भी शादी नहीं करेगा। अभिमन्यु को अपने बिजनेस के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वह सिर्फ अपने काम में ही फोकस किया करता था। इसके अलावा और किसी ने उन्हें किसी भी चीज या फिर लड़की के साथ इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा। हालांकि सीक्रेटली उनके घर वाले अभी भी एक सूटेबल वाइफ उनके लिए ढूंढ रहे थे। बैक टू द स्टोरी। त्रिशा को गिरने से बचाने के लिए अभिमन्यु ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया और फिर उसने चारों तरफ अपनी गहरी कोल्ड आंखों से देखा और फिर कहा, अपने पास खड़े बटले की ओर देखकर कहा, ध्यान से देखो, अगर इनमें से कोई भी इंसान इस तरफ देखने की हिम्मत करे तो तुम लोग मेरे लिए उसकी आंखें निकाल कर ले आना। इतना कहने के बाद अभिमन्यु तेज लंबे कदम बढ़ाते हुए नाइट क्लब से बाहर चला जाता है। उसने बाकी सबको इग्नोर कर दिया था, यहाँ तक कि उसने राहुल को भी इग्नोर कर दिया, जैसे कि राहुल वहाँ कभी था ही नहीं। वही क्लब में बाकी सब लोग जब अभिमन्यु के शब्द सुनते हैं तो तुरंत अपनी नजरों को हटाकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे तरफ देखें। उन्होंने पहले रयूमर्स सुने थे कि अभिमन्यु कितना खतरनाक और पावरफुल इंसान है, वह जो कहता है वही करता है। क्या पता वह सच में उनकी आंखें ही निकाल ले। वह लोग तो इस ख्याल से ही डर गए थे। वहीं कुछ लोगों को इस चीज का भी अफसोस हो रहा था कि उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा कि वह लड़की कौन थी जो अब अभिमन्यु की बाहों में है। काश उन लोगों ने उसका चेहरा देखा होता, लेकिन अफसोस कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब तो वह उसे तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सब लोग क्यूरियस थे कि रड और एरोगेंट अभिमन्यु किस लड़की को छुपा रहा है। शायद वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तो वह अभिमन्यु जैसे हार्टलेस इंसान के इतना करीब आई।
वो सब लोग देखना चाहते थे कि वह लड़की आखिर कितनी सुंदर है। वही पीछे खड़ा राहुल अभी भी शॉक में ही था, जैसे कि उसे कुछ सुनाए या दिखाई ही न दे रहा हो। वह अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए अभिमन्यु को बाहर जाते हुए देख रहा था। अब जो होने वाला है वो कहानी को बदलने वाला है। वेलकम टू चैप्टर 6। Chapter 6, A Immortal Devil. Chapter -6, A Immortal Devil. हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक उन्होंने पहले रयूमर्स सुने थे कि अभिमन्यु कितना खतरनाक और पावरफुल इंसान है। वह जो कहता है वही करता है, क्या पता वह सच में उनकी आंखें ही निकाल ले। वह लोग तो इस ख्याल से ही डर गए थे। वहीं कुछ लोगों को इस चीज का भी अफसोस हो रहा था कि उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा कि वह लड़की कौन थी, जो अब अभिमन्यु की बाहों में है। काश उन लोगों ने उसका चेहरा देखा होता, लेकिन अफसोस कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब तो वह उसे तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सब लोग क्यूरियस थे कि रड और एरोगेंट अभिमन्यु किस लड़की को छुपा रहा है। शायद वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तो वह अभिमन्यु जैसे हार्टलेस इंसान के इतना करीब आई। वह सब लोग देखना चाहते थे कि वह लड़की आखिर कितनी सुंदर है। वही पीछे खड़ा राहुल अभी भी शॉक में ही था, जैसे कि उसे कुछ सुनाए या दिखाई ही न दे रहा हो। वह अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए अभिमन्यु को बाहर जाते हुए देख रहा था। अब आगे जैसे ही अभिमन्यु बाहर गया, राहुल तुरंत अपने सांस में वापस आ गया और वह बिना वक्त गंवाए बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जब क्लब के बाहर आया तो उसने अभिमन्यु को तेज कदमों के साथ अपनी कार की ओर जाते हुए देखा। वह भी तेजी के साथ अभिमन्यु के पास पहुंच गया और पीछे से आवाज देने लगा, अभिमन्यु अंकल, अभिमन्यु अंकल। अभिमन्यु ने अपनी ठंडी नजरों से पलटकर राहुल की तरफ देखा तो राहुल एकदम से रुक गया। लेकिन वह डर में भी अपनी क्यूरियोसिटी को छुपा नहीं पा रहा था। हालांकि उसकी अभिमन्यु से कुछ भी पूछने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आज उसने पहली बार किसी लड़की को अभियान को पास देखा था, इसीलिए वह क्यूरियस था और जानना चाहता था कि वह लड़की कौन है। राहुल ने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और फिर डरते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा। उसने अपने थूक को निगल लिया और डरते हुए पूछा, अभिमन्यु अंकल, यह लड़की कौन है? राहुल आगे पूछना चाहता था कि क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? आप दोनों कब से एक साथ हो? लेकिन अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर राहुल की हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु से कोई और सवाल पूछ ले। अभिमन्यु ने अपने स्टाइल्स चश्मे को बैलेंस किया, जिसका संतुलन त्रिशा ने बिगाड़ दिया था। लड़की को अपने हाथ में लिए हुए भी वह अभी भी बहुत ज्यादा चार्मिंग और सिडक्टिव लग रहा था, लेकिन उसकी अपीयरेंस बहुत ही डोमिनेटिंग और खतरनाक लग थी। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और कुछ ऐसा कहा जो उसके अपीयरेंस के बिल्कुल अनुकूल ही था। क्या आपको नहीं लगता कि आप हमें परेशान कर रहे हैं? अभिमन्यु की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में उसके चेहरे की तरह ही कोल्डनेस महसूस की जा सकती थी। राहुल हैरान हो गया था, क्या किसी से एक सवाल करना उसे परेशान करना कहते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर अभिमन्यु ने कहा है तो जरूर राहुल उसे परेशान ही कर रहा है। भला किसकी हिम्मत होगी कि वह अभिमन्यु के शब्दों को काट सके? वह कह रहा है तो जरूर ऐसा ही होगा। अभिमन्यु ने त्रिशा पर नजर डाली। वह बहुत नशे में थी और अभिमन्यु की चेस्ट पर लेटी हुई थी। वह काफी सुंदर लग रही थी। इस हालत में वह किसी भी इंसान को अपने लिए सॉफ्टली ट्रीट करने के लिए लुभा सकती थी। त्रिशा को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने तिरछी निगाहों से अभिमन्यु को देखा और उसका कॉलर खींच लिया, जिससे उसकी साफ झुर्रियों रहित शर्ट खराब हो गई। त्रिशा ने कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या हम आज रात
मम। अभिमन्यु ने जल्दी से तृषा का मुंह अपने हाथ से ढक दिया। राहुल पूरी तरह से हैरान था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुन लिया। क्या यह लड़की अभिमन्यु अंकल को खुद के साथ हैंग आउट करने के लिए ऑफर दे रही थी? सच में यह लड़की जरूर अभिमन्यु अंकल के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेशियस होगी, इसीलिए वह इतनी हिम्मत कर पा रही थी अभिमन्यु को इस तरह के ऑफर देने के लिए। पर राहुल इस बात से ज्यादा एक्साइटेड था कि उनके अभिमन्यु अंकल आखिरकार इस सांसारिक दुनिया में उतर रहे थे। उसने तुरंत पूछा, अभिमन्यु अंकल, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक होटल अरेंज करूं? अभिमन्यु ने अपनी ठंडी निगाहों से राहुल को घूरा जैसे वह उसे वार्निंग दे रहा हो। राहुल ने कहा, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से चला गया। उसने कुछ कदम उठाए और फिर पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। उसने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और व्हाट्सएप खोला और अपने परिवार की ग्रुप चैट ढूंढी। रायजादा परिवार का सबसे बड़ा पोता, दादाजी, दादी, माँ, पापा, दूसरे अंकल, फोर्थ अंकल, मेरे अभिमन्यु अंकल आखिरकार एक लड़की के साथ रिलेशन में हैं। मैंने इसे खुद से देखा। वह एक लड़की को गले लगा रहा थे और उसे अपनी गोद में उठाया था। वह अंततः आज रात एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल के मैसेज करते ही तुरंत ही उसे फैमिली ग्रुप में एक के बाद एक लोग मैसेज करने लगे। राहुल, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वह अभिमन्यु रायजादा है। एक बार फिर से सोच लो, अगर इसकी खबर अभिमन्यु को बढ़ी तो वह तुम्हारी खबर दुनिया में कभी नहीं आने देगा। राहुल के दूसरे अंकल ने हैरान होते हुए कहा। राहुल अभी कुछ जवाब दे पता कि उससे पहले ही उसकी दादी का मैसेज उसे सामने दिखाई दिया। राहुल, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है अभिमन्यु को किसी लड़की को अपने गले लगाते हुए? क्या वह सच में वह अभिमन्यु ही था ना? तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हुआ? राहुल ने एक साइड होकर जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ, वह अभिमन्यु अंकल ही थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वह भी बहुत ही करीब से, और मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना ही होगा, मैंने सच में देखा है। मैं तो एक फोटो भी लेना चाहता था। मुझे लगा ही था कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार देखा था। लेकिन अभिमन्यु अंकल के डर के कारण मैंने कोई फोटो नहीं ली। हालांकि इस ग्रुप में अभिमन्यु भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने आज तक इस ग्रुप के कोई भी मैसेज नहीं देखे थे और ना ही उसने कभी कोई रिप्लाई किया था। इसीलिए राहुल पूरी तरीके से निश्चिंत होकर राहुल पूरे एक्साइटमेंट के साथ सबके सवालों का जवाब दे रहा था। उसका फोन लगातार नोटिफिकेशन के साथ बजता रहा। ग्रुप चैट में इस एक मैसेज ने बड़ी लहर पैदा कर दी थी। ग्रुप चैट में हर कोई पागल हो रहा था। योजक चिन्ह, वाणी तृषा को लेकर थोड़ा चिंतित थी। अपने कस्टमर्स से काम पूरा करने के बाद वह उसकी तलाश में निकली। वाणी जैसे ही बाहर आई, उसने तृषा को अभिमन्यु रायजादा की बाहों में लेटे हुए देखा और वह जल्दी से एक कोने में छिप गई। वह क्या कह रही है? यह पागल लड़की तृषा अभिमन्यु रायजादा की गोद में कैसे आ गई? यह तो राहुल के पास जाने वाली थी ना। यह लड़की तो सच में आज कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो रही है। वाणी अपने शॉक चेहरे के साथ तृषा को देख रही थी, पर फिर वाणी को अचानक से महसूस हुआ कि तृषा धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही है। तृषा को सुनने के लिए वाणी धीरे धीरे उनके करीब आई। वाणी सुनना चाहती थी कि आखिरकार तृषा अभिमन्यु से क्या कह रही है, और वह देखना भी चाहती थी कि क्या वह तृषा को इस अभिमन्यु नाम के गहरी मुसीबत से बचा सकती है जिसमें वह फंसी चुकी है।
पर वाणी को तृषा की आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उसने अभिमन्यु की ठंडी आवाज सुनी। क्या आप श्योर हैं कि मैं वह पर्सन हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं? तृषा ने कहा, बेशक, बेशक यह आप ही हैं। मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। भले ही तुम राख में बदल जाओ, कोई रास्ता नहीं है। मैं गलती करूंगी। क्या तुम मेरी छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हो? प्लीज, अभिमन्यु ने कहा। जरूर। अभिमन्यु की आवाज बहुत ही गंभीर और शांत सुनाई पड़ रही थी। वाणी को लगभग दीवार पर अपना सिर मारने की इच्छा हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपने मन में तृषा को डांटे हुए कहा, अरे बेवकूफ, वह अभिमन्यु रायजादा, उसने गलत इंसान को कैसे पहचान लिया और उसे गले भी लगा लिया। मैंने तुमसे राहुल के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम उसके अंकल की तलाश करने चले गए। तुम कितने स्टूपिड हो। वाणी तृषा को दांतों में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि खबर धीरे धीरे आगे आते हुए अभिमन्यु से टकरा गई। पर जब वाणी को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी खतरनाक चीज की नजर उस पर पड़ी हो। वह डर से कांपने लगी। उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखा और सामने अभिमन्यु किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। वह धीमी रोशनी में खड़ा था। यदि उसकी बाहों में तृषा नहीं होती, तो वाणी जरूर सोच सकती थी कि वह एक इमॉर्टल डेविल से टकरा गई है। उसकी आंखों के भाव बिल्कुल भी किसी साधारण इंसान की तरह नहीं था। वाणी को अपनी त्वचा पर बर्फ की परत जमती हुई सी महसूस हो रही थी। उसने अपने बालों को अपने हाथ से अपने कान के पीछे किया। भले ही यह फैसला सही नहीं था, लेकिन अब वाणी तृषा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह खुद ही अभिमन्यु से बहुत ज्यादा डरती थी। इसलिए वह शांति से चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उद्धरण चिन्ह। तृषा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं तुम्हें अभिमन्यु रायजादा से बचा सकूं। मैं प्रे करूंगी कि तुम्हें अभिमन्यु रायजादा से बचने में कामयाबी मिले। वाणी ने याद किया कि लोग हमेशा डिस्क्राइब करते थे कि अभिमन्यु रायजादा को कभी किसी ने किसी लड़की के साथ नहीं देखा, वह लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। फिर आज उसने तृषा को अपनी गोद में क्यों उठा रखा है? वाणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर वाणी ने मान लिया कि अब जो भी होगा सब ठीक ही होगा, या फिर वह ऐसा होप कर सकती थी। तो दोस्तों, अब शुरू होता है कहानी का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा, चैप्टर 7। Chapter 7 Perfect Prince Chapter Arming Chapter -7 Perfect Prince Chapter Arming। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक उसने अपने बालों को अपने हाथ से अपने कान के पीछे किया। भले ही यह फैसला सही नहीं था, लेकिन अब वाणी तृषा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह खुद ही अभिमन्यु से बहुत ज्यादा डरती थी। इसलिए वह शांति से चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उद्धरण चिन्ह। तृषा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं तुम्हें अभिमन्यु रायजादा से बचा सकूं। मैं प्रे करूंगी कि तुम्हें अभिमन्यु रायजादा से बचने में कामयाबी मिले। वाणी ने याद किया कि लोग हमेशा डिस्क्राइब करते थे कि अभिमन्यु रायजादा को कभी किसी ने किसी लड़की के साथ नहीं देखा, वह लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। फिर आज उसने तृषा को अपनी गोद में क्यों उठा रखा है? वाणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फिर वाणी ने मान लिया कि अब जो भी होगा सब ठीक ही होगा, या फिर वह ऐसा होप कर सकती थी। अब आगे। सूरज उगने से पहले तृषा पीले चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर निकला। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसकी घबराई हुई आंखों में दहशत भरी हुई थी। डर के मारे उसके होठ लगातार कांप रहे थे। यह उससे भी अधिक डरावना था,
जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पास केवल 3 महीने बचे हैं। त्रिशा जल्दी से टैक्सी को रुकवाया और वाणी के अपार्टमेंट का एड्रेस बताकर वह बैठ गई। त्रिशा को होश ही नहीं था कि वह कब वाणी के अपार्टमेंट में पहुंच गई। जब टैक्सी वाले ने त्रिशा को आवाज दी, मैडम, आपने जहां का एड्रेस दिया था आप वहां पहुंच चुकी है, तब जाकर त्रिशा होश में आई और उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और तुरंत टैक्सी ड्राइवर को देकर अपार्टमेंट के अंदर चली गई। वह वाणी के कमरे में गई और उसे गले लगाया। वाणी, मैं बर्बाद हो गई हूँ। वाणी ने त्रिशा को अपनी बाहों से दूर करते हुए कहा, तुम वैसे भी मरने वाली हैं, मुझे यह कहने की हिम्मत मत करो कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? त्रिशा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम नहीं समझ नहीं रही हो। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगर तुम एक सुबह जागो और अभिमन्यु को अपने बगल में लेटे हुए देखो, तुम क्या करोगे? वाणी ने तुरंत अपनी आईब्रो को भींच लिया और कंफ्यूजन से त्रिशा से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वह डेविल अभिमन्यु तुम्हारे बगल में लेटा हुआ था? क्या तुम दोनों ने पूरी रात एक साथ थे? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? त्रिशा ने वाणी के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वह वाणी के हाथ को पकड़ लिए और कहा, मेरी मदद करो, मुझे एक ऐसी जगह ढूंढो जहां मैं शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं। कोई भी इंसान यह नहीं समझ सकता कि त्रिशा कितनी टेरिफाइड और शॉक्ड थी जब वह उठी और उसने देखा कि उसके बगल में लेटा हुआ आदमी कौन था। उसने शुरू में सोचा था कि वह एक सामान्य सोप ओपेरा में सिर्फ एक तोप का चारा थी, फिर भी यह पता चला कि वह इसके बजाय एक डरावनी कहानी में एक तोप का चारा थी। हर कोई अभिमन्यु को परफेक्ट प्रिंस चैप्टर आर्मिंग मानता है, लेकिन त्रिशा को पता था कि वह एक्साइटेडली इससे बहुत दूर था। वह अपने हैंडसम फेस और जेंटल अपीयरेंस के बावजूद अंदर से कोल्ड और एरोगेंट था। हर चीज और हर व्यक्ति उसकी नज़र में एक अनइम्पोर्टेंट गेम का हिस्सा मात्र था। उनकी इंटेलिजेंस और उनकी एबिलिटीज ने उसे हर चीज को आसानी से मैनिपुलेट करने के लिए अलो किया था। वह गेम मास्टर था। अगर अभिमन्यु ने उसे ढूंढ लिया तो। जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो त्रिशा अंदर से कांप उठी। वह जीवित रहने के बजाय मरना पसंद करेगी। वाणी ने अपनी लाल रंग की नाखून वाली उंगली से त्रिशा की ओर इशारा किया, तुम। उसने कहा, तुम जाओ, जाओ खुद मर जाओ। वाणी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़े जल गए हैं और फटने के लिए तैयार हैं। हालांकि उसने अपना फोन उठाया, भले ही वह मन ही मन त्रिशा को कोस रही थी। उसने गुस्से में एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं हूँ। क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा डैड हूँ, इडियट। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास अभी भी एक कमरा खाली है? हाँ, मैं इसे किराए पर लेना चाहती हूँ। अभी अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी और के साथ सौदा किया है। मैं इसे किराए पर ले रहा हूँ। 3 महीने, 1 दिन भी कम नहीं। वाणी ने कॉफी टेबल पर से पेन पकड़ा और नोटपैड पर एक पता लिखा। यह रही जगह, अब जाओ जल्दी। वाणी ने उसे नोटपैड को त्रिशा की हाथों में पकड़ते हुए कहा। त्रिशा पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन किसी तरह अब वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने कागज लिया और कहा, ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर कुछ महीने बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा। जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी चिता को आग देने के लिए तुम्हें ही आना है। आखिरकार मेरे पास तुम्हारे अलावा अब मेरे पास और कोई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वाणी ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से एक नोट की गड्डी निकाली और फिर उसे नोट की गड्डी को एक दूसरे पर्स में डालने के बाद उसे गुस्से से जोर से पर्स बंद किया।
फिर उसे त्रिशा के सीने पर मरते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए काफी पैसे हैं, इसे तुम अपनी 3 महीने तक अच्छे से देखभाल कर सकती हो। त्रिशा, शायद मैं पिछले जन्म में तुम्हारा मुझ पर कोई उधार रहा होगा, इसीलिए मुझे यह सब झेलना पड़ा रहा है। मुझे एक बूढ़ी नानी की तरह तुम्हारी देखभाल करनी पड़ रही है। त्रिशा ने उसे गले लगाया और कहा, वाणी, गुड बाय। वाणी की आंखें लाल हो गईं। उसने लड़की को दूर धकेल दिया और बोली, चले जाओ और ठीक से रहना, खुद को ज्यादा परेशान मत करना और जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करना। यहाँ मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि अभिमन्यु रायजादा को कभी पता ना चले कि तुम कहाँ हो। तो तुम बेफिक्र होकर जाओ, ठीक है? त्रिशा मुझे माँ के साथ कमरे में जाकर कुछ सामान इकट्ठा करती है और फिर भारी कदमों के साथ वाणी के अपार्टमेंट से बाहर जाने लगती है। वह जाते समय कई बार वाणी की तरह पलट कर दिखती है, वही वाणी भी अपनी नाम आंखों से त्रिशा को जाते हुए देखती है। कुछ ही देर में वह सामने खड़ी टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम। 10 मिनट बाद वाणी को एक मसाज मिला। त्रिशा, वाणी, मेरे तकिए के नीचे एक घड़ी रखी हुई है। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने सिंघनिया परिवार से ली थी। इसकी कीमत कुछ पैसे तो होने ही चाहिए। इसे ले लो और बेच देना। बहुत अधिक शराब मत पीना। तुम्हारे पेट दर्द की परेशानी गंभीर होती जा रही है। मैं तुमसे इतनी जल्दी नर्क में नहीं मिलना चाहती। तो अच्छे से अपना ध्यान रखना। इसके साथ ही त्रिशा ने एक लाफिंग इमोजी भी ऐड की थी। शॉकिंग नाइट क्लब एक अच्छी जगह नहीं है। हो सके तो प्लीज तुम्हें अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अपना ख्याल रखना। वाणी ने अपने आंसुओं को स्क्रीन पर गिरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना वह पहुंचती गई, उतने ही अधिक आंसू स्क्रीन पर गिरते गए। यहाँ से इमोशन और गहरे होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8। चैप्टर 8 अपना दिल अपने भाई को डोनेट कर दो। चैप्टर -8 अपना दिल अपने भाई को डोनेट कर दो। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक त्रिशा, वाणी, मेरे तकिए के नीचे एक घड़ी रखी हुई है। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने सिंघनिया परिवार से ली थी। इसकी कीमत कुछ पैसे तो होने ही चाहिए। इसे ले लो और बेच देना। बहुत अधिक शराब मत पीना। तुम्हारे पेट की परेशानी गंभीर होती जा रही है। मैं तुमसे इतनी जल्दी नर्क में नहीं मिलना चाहती। तो अच्छे से अपना ध्यान रखना। इसके साथ ही त्रिशा ने एक लाफिंग इमोजी भी ऐड की थी। शॉकिंग नाइट क्लब एक अच्छी जगह नहीं है। हो सके तो प्लीज तुम्हें अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अपना ख्याल रखना। वाणी ने अपने आंसुओं को स्क्रीन पर गिरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना वह पहुंचती गई, उतने ही अधिक आंसू स्क्रीन पर गिरते गए। अब आगे त्रिशा ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। यह ठीक है, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। अभी सिर्फ 3 महीने ही हैं। अगर अभिमन्यु ने मुझे ढूंढ भी ले, तो उसे तब तक केवल मेरा मृत शरीर ही मिलेगा। 3 महीने बाद त्रिशा बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि वह 3 महीने बाद भी जीवित थी। लेकिन वह इससे भी कहीं ज्यादा इस बात से खुश थी कि अभिमन्यु उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। उसकी जान में जान आई। हालांकि उसे यह पता है कि भले ही वह इन 3 महीना में ना नहीं मेरी हो, लेकिन उसकी लाइलाज बीमारी के कारण एक न एक दिन उसकी मौत निश्चित ही है। इसीलिए वह किसी चीज के बारे में और ज्यादा होप नहीं रखना चाहती थी। त्रिशा को आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि अभिमन्यु रायजादा की जगह वहंत्रा सिंघानिया थी, जिन्होंने उन्हें सबसे पहले खोजा था। वह हमेशा की तरह बढ़िया कपड़े पहने हुई थी। उन्हें अपर क्लास वुमेन के बीच उन्हें फैशन का मॉडल प्रतिमान कहा जाता सकता था।
त्रिशा को अपनी फीलिंग्स का डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा जब उसने उस विमेन को देखा जिसे वह 20 साल से माँ कहती थी। इससे पहले कि त्रिशा और कुछ सोच या कह पाती उससे पहले ही अंतरा सिंघानिया ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए आप हमें दोषी मानते हैं, लेकिन आपने जो किया उससे हमें गहरा दुख पहुंचा है। पर फिर ऐसा कहा जा सकता है कि इसका समर से कोई लेना देना नहीं है। वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वह अभी भी अस्पताल में है। आप जानते हैं कि जब वह छोटा था तो उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था। अब यह आप पर डिपेंड करता है। आप उससे मिलने जाना चाहते हैं या नहीं? त्रिशा ने अपना सिर नीचे किया। ठीक है, मैं जाऊंगी। समर अंतरा सिंघानिया का बेटा था। जब वह छोटा था तब से ही समर हमेशा त्रिशा के प्रति काइंड रहा था। हालांकि वह छोटी उम्र से ही वीक हार्ट से पीड़ित था। उसने घर से ज्यादा समय अस्पताल में बिताया है। यदि कोई कारण था कि त्रिशा सिंघानिया परिवार को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी, तो यह संभवतः समर के कारण ही था। जब वह अंदर गई तो त्रिशा को घर अजीब तरह से अनफेमिलियर लगा। रीमा सीढ़ियों से नीचे आया। जब उसने त्रिशा को देखा तो उसकी एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। रीमा जल्दी से अंतरा सिंघानिया के पास गई और उसकी बांह पकड़ ली। माँ, यह यहाँ क्यों है? अंतरा सिंघानिया ने रीमा को हल्के गुस्से से घूरा फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अंतरा सिंघानिया ने त्रिशा को उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया और कहा, त्रिशा, जाओ थोड़ा आराम करो। कुछ नए कपड़े पहन लो, हम कल अस्पताल जाएंगे। इसके बाद त्रिशा पलट कर जाने लगी। त्रिशा ठंडे चेहरे के साथ रीमा के पास से गुजरी और धीरे से फुसफुसाए, इडियट। रीमा का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुमने मुझे इडियट कहा? माँ, उसने मुझे कोसा है। त्रिशा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंतरा सिंघानिया थोड़ा इम्पेशेंट लग रही थी। ठीक है, रीमा, हंगामा खड़ा करना बंद करो। माँ, मैं नहीं, उसने मुझे इडियट कहा। त्रिशा ने अपने कंधे उचकाए और ऊपर चली गई। अब जब वह वापस आ गई है तो उसने रीमा के साथ पीसफुल समय बिताने की कभी प्लान नहीं बनाया था। त्रिशा को रात को थोड़ी प्यास लग रही थी। उसने पानी लेने के लिए नीचे जाने का फैसला किया। वह रीमा के कमरे से गुजरी। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था, थोड़ा सा गैप था। त्रिशा का सुनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वह वहां से गुजरी तो उसने कुछ सुना। बस अगले 2 दिनों तक उसे सहन करो। वह पहले से ही ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। तुम उस पर अपना समय बर्बाद करने की जहमत क्यों उठा रही हो? त्रिशा शॉक्ड हो गई। वह अपनी जगह पर रुक गई थी। उसने रीमा को सरप्राइज से चिल्लाते हुए सुना, ओ गॉड, क्या यह सच है? क्या वह सचमुच मर रही है? दरअसल यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि वह बीमार है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका दिल तुम्हारे भाई के शरीर के कंपैटिबल है। क्या तुम समझ रहे हो? मैं समझा रही हूँ, लेकिन अगर त्रिशा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, तो क्या होगा? रीमा ने कंफ्यूजन से पूछा। अंतरा सिंघानिया ने कहा, वैसे भी वह लगभग मर चुकी है। अगर वह राजी है या नहीं तो इसकी परवाह किसे है? क्या आपको लगता है कि उसे कॉल करने का अधिकार है? कमरे से अचानक ठंडी आवाज आई, वहां कौन है? शायद अंतर सिंघानिया को महसूस हो गया है कि कमरे के बाहर कोई खड़ा है। त्रिशा ने तुरंत अपना मुंह और नाक ढक लिया। वह घूमी और वापस अपने कमरे में भाग गई। अपने कमरे में लौटने के बाद त्रिशा ने कांपते हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। वह शॉक में थी, मानो किसी अथाह गड्ढे में गिर गई हो। अंतरा सिंघानिया को कैसे पता चला कि वह लाइलाज बीमारी ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है?
वह उसकी तलाश में नहीं आई थी ताकि वह समर से मिल सके। वह अपने बेटे के लिए उसका दिल लेने की प्लानिंग बना रही थी। त्रिशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जिन लोगों को वह अपना करीबी परिवार समझती थी वे राक्षस बन गए थे। उसे अचानक अपना सर घूमते हुए और उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई। उसने अपना मुंह ढक लिया और बाथरूम में भाग गई। उसे और भी डरावनी बात याद आई जब उसे उल्टियां हो रही थी। तो उसे अचानक याद आया कि उसे आखिरी बार पीरियड हुए 2 महीने हो गए थे। हालांकि त्रिशा के पास अब इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। सबसे पहले उसे यह घर छोड़कर यहाँ से जल्द भगाना है। उसने जल्दी से अपनी जैकेट और जूते पहन लिए। वह अपना दरवाजा खोलने को हुई ही थी कि उसे पता चला कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब शुरू होता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 कहाँ गई त्रिशा? चैप्टर -9 कहाँ गई त्रिशा? हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक त्रिशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जिन लोगों को वह अपना करीबी परिवार समझती थी वे राक्षस बन गए थे। उसे अचानक अपना सर घूमते हुए और उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई। उसने अपना मुंह ढक लिया और बाथरूम में भाग गई। उसे और भी डरावनी बात याद आई जब उसे उल्टियां हो रही थी। तो उसे अचानक याद आया कि उसे आखिरी बार पीरियड हुए 2 महीने हो गए थे। हालांकि त्रिशा के पास अब इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। सबसे पहले उसे यह घर छोड़कर यहाँ से जल्द भगाना है। उसने जल्दी से अपनी जैकेट और जूते पहन लिए। वह अपना दरवाजा खोलने को हुई ही थी कि उसे पता चला कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब आगे त्रिशा का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उन्हें पता था कि उसने बातचीत सुन ली है, इसीलिए उन्होंने इस कमरे में लॉक कर दिया है। त्रिशा को हमेशा लगता था कि इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद वह सिंघानिया परिवार को अच्छी तरह से जानती है। हालांकि जन्मदिन की पार्टी के बाद से त्रिशा को एहसास हुआ कि वह कभी भी सिंघानिया परिवार को सही मायने में नहीं समझ पाई थी। न ही वह कभी उनकी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में शामिल हुई थी। वे एक पल में बदल गए थे। जन्मदिन की पार्टी के बाद वे बिल्कुल अलग लोग बन गए थे। उन्होंने आसानी से उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था। त्रिशा जानती थी कि वे सभी आगे बढ़ गए हैं और उसे छोड़ दिया है, जबकि वह अभी भी पुराने दिनों को संजो रही थी। उसे अब तक थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि उसने इस परिवार के साथ उसने अपनी जिंदगी के 20 साल का बिताया थे। वह सबको अपना मानती थी और अंतरा सिंघानिया तो उसकी माँ थी। उसने उन्हें दिल से अपनी माँ माना था, पर आज वही माँ उससे उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश कर रही है। इन 3 महीने के बाद जब अंतरा सिंघानिया जब सबसे पहले उसके पास पहुंची थी, तो उसे थोड़ी सी उम्मीद मिली थी कि शायद वह बदल गई हैं और वह फिर से उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने के लिए तैयार है। पर अब उसे जो उम्मीद मिली थी, वह एक नाइफ की तरह बन गया है, जिसे सिंघानिया परिवार ने उसे खुद को स्टैब के लिए दिया था। सच में त्रिशा एक बेवकूफ ही तो थी जो वह आसानी से अंतर सिंघानिया की बातों में आ गई और उनके साथ सिंघानिया परिवार में वापस लौट कर आ गई। त्रिशा जानती थी कि अंतरा सिंघानिया और रीमा दरवाजे के बाहर थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बाहर जाने दो। कुछ समय बाद उसने अंतरा सिंघानिया की पछतावे भरी आवाज सुनी। त्रिशा, अब जब तुमने यह सुन लिया है, तो तुम्हारी ही माँ तुमसे सिर्फ सॉरी कह सकती है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे। मेरे पास वाकई में कोई दूसरा चॉइस नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे भाई की कंडीशन क्रिटिकल है।
अगर हमें जल्दी ही सूटेबल हार्ट नहीं मिला तो वह। अंतरा सिंघानिया रोने लगी। ओह त्रिशा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बहुत काइंड था। तुम उसे मरते हुए नहीं देख सकते हैं, है न? त्रिशा ने अपने दांत भींचे। मैं जरूर देख सकती हूँ। अंतरा सिंघानिया चिल्लाई। त्रिशा, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम वैसे भी जल्दी ही मरने वाली हो। तुम्हारे लिए अपना हाथ सेफ रखने का क्या मतलब है? क्या तुम इसका इस्तेमाल अपने भाई को बचाने के लिए नहीं कर सकते? हमने 20 साल तक तुम्हारी देखभाल की है और तुम्हें अपने परिवार की बेटी की तरह माना है। हमने तुम्हें कपड़े और खाना दिया है। तुम पहले ही एक एंजॉयबल लाइफ जी चुके हो। तुम मरने से पहले हमारी उस काइंडनेस का बदला क्यों नहीं रीपे कर सकते, जो हमने तुम्हें बड़ा किया? त्रिशा गुस्से से हंस पड़ी। यह अभी भी बहुत ही काइंडनेस और कॉन्फिडेंट लग रही थी, तब भी जब वह अनरीजनेबल मान कर रही थी। त्रिशा भले ही मरने वाली है, लेकिन वह अभी भी जीवित थी। उन्हें ऐसा क्यों लगा रहा है कि उनके पास त्रिशा के भाग्य का फैसला करने का अधिकार है? यह उसका दिल था। इसे देना या न देना उसका अपना फैसला था। अगर वह तैयार नहीं होती, तो कोई भी इसे उससे कभी नहीं छीन सकता था। त्रिशा ने अपने दांत भींच लिए। वह यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। अंतरा सिंघानिया की आवाज शांत हो गई। उसने कहा, त्रिशा, तुम्हें सच में इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें हमारे परिवार का एहसान मानना चाहिए कि हमने तुमने अच्छी तरह से पाला है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। त्रिशा ने दबी हुई आवाज में कहा, भाड़ में जाए तुम्हारी इंसानियत। इनके अंदर सच में अभी भी यह कहने की हिम्मत थी। वह कितनी इडियट थी, जो इतने सालों तक इनका असली चेहरा नहीं देख पाई। त्रिशा ने जल्दी से इधर उधर कमरे में देखना शुरू कर दिया। उसे भागने का कोई रास्ता ढूंढना था। क्या उसे पुलिस को बुलाना चाहिए? नहीं, उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह कैसे साबित करने वाली थी कि सिंघानिया परिवार उसका हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था? अगर आज वह यहाँ से किसी तरीके से भागने में कामयाब भी हो जाएगी, तो उसे पता था कि सिंघानिया परिवार उस पर तभी कड़ी नजर रखेगा, और शायद उसके पास इतना अच्छा मौका ना मिले तो उसके लिए सही होगा उसे जो मौका मिला है उसे गंवाने की वजह यहाँ से भागने का कोई अच्छा प्लान बना ले। वह वाणी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। वाणी उसे भागने में मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता थी। वह केवल खुद पर भरोसा कर सकती थी। त्रिशा ने खिड़कियां चेक की। जैसा कि उसने सोचा था, वे सब बंद थी, लेकिन बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की थी। फाइनली उसे लगा रहा था कि वह शायद इस जगह से बाहर निकाल सकती है। त्रिशा ने बिस्तर की चादर और पर्दे फाड़ दिए और उन्हें एक लंबी रस्सी में बांध दिया। यह काम नहीं करने वाला था। अंतरा सिंघानिया जरूर हर समय उस पर नजर रख रही होगी। वह एक बार फिर उसके पीछे आएगी जब उसे पता चलेगा कि वह गायब है। उसे खुद को हमेशा के लिए उनकी नजरों में डिसअपियर कराने का कोई तरीका निकालना था, ताकि उन्हें कभी पता ना चले कि आखिर वह गई कहाँ। त्रिशा ने कमरे को सर्च किया और उसे एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटी एक बैटरी और एक च्युइंग गम मिला। उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने बैटरी के टर्मिनलों को फॉइल से जोड़ा। फॉइल में जल्द ही आग लग गई। त्रिशा ने जलती हुई फॉइल को बिस्तर पर फेंक दिया। वह पहली बार अभिमन्यु के प्रति आभारी थी क्योंकि उसने आग को बढ़ते देखा था। यह कुछ ऐसा था जो उसने उसे कुछ साल पहले सिखाया था। जब आग फैलने लगी तो त्रिशा ने फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी नंबर डायल किया। जब त्रिशा ने फायर इंजन के सायरन्स की आवाज सुना, तो उसने समय का अनुमान लगाया और छोटी खिड़की से बाहर निकली और रस्सी का उपयोग करके ग्राउंड फ्लोर पर चढ़ गई।
जब फायर इंजन आया तो सिंघानिया परिवार में हड़कंप मच गया, जिससे त्रिशा को इस बीच भागने का मौका मिल गया। भागने के दौरान त्रिशा को कुछ याद आया। वह रास्ते में एक फार्मेसी के पास से गुजरी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह अंदर चली गई और जल्दी उसके पास एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। फार्मेसी से निकलने के बाद वह जल्दी से एक पब्लिक टॉयलेट में चली गई। कुछ मिनट बाद त्रिशा को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो रही है। जब उसने प्रेगनेंसी किट पर 2 लाल लाइन देखी, तो उसे पूरी दुनिया घूमती हुई सी महसूस हुई। और अब वक्त आ चुका है कहानी के नेक्स्ट फेज का। वेलकम टू चैप्टर 10। Chapter 10 Pregnant Chapter -10 Pregnant हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक जब आग फैलने लगी तो त्रिशा ने फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी नंबर डायल किया। त्रिशा ने जब फायर इंजन के सायरन्स की आवाज सुना, तो उसने समय का अनुमान लगाया और छोटी खिड़की से बाहर निकली और रस्सी का उपयोग करके ग्राउंड फ्लोर पर चढ़ गई। जब फायर इंजन आया तो सिंघानिया परिवार में हड़कंप मच गया, जिससे त्रिशा को इस बीच भागने का मौका मिल गया। भागने के दौरान त्रिशा को कुछ याद आया। वह रास्ते में एक फार्मेसी के पास से गुजरी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह अंदर चली गई और जल्दी उसके पास एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। फार्मेसी से निकलने के बाद वह जल्दी से एक पब्लिक टॉयलेट में चली गई। कुछ मिनट बाद त्रिशा को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो रही है। जब उसने प्रेगनेंसी किट पर 2 लाल लाइन देखी, तो उसे पूरी दुनिया घूमती हुई सी महसूस हुई। अब आगे त्रिशा ने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया। उसका दिमाग खाली हो गया था। पास्ट में जब उसे अपने ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चला था तो त्रिशा ने सोचा था कि उसका जीवन कभी न खत्म होने वाली ट्रेजेडी है। आज उसे एहसास हुआ कि वह तो बस शुरुआत थी, असली ट्रेजेडी तो शायद अब शुरू हुई है, जिसका शायद कोई अंत ही नहीं है। आखिर वह इस तरह की मुसीबत में क्यों फंस गई? क्या उसने पास्ट में बहुत सारे गलत काम किए थे? क्या अब भगवान भी उससे प्रतिरोध ले रहे हैं? हर बार जब उसे लगता कि वह ट्रेजेडी की लास्ट लाइन है, पर रियलिटी उसे दिखाती कि उसका जीवन और कितना बद से बदतर हो सकता है। त्रिशा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अब कुछ सोच या समझ नहीं पा रही थी। वह रोना तो चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आंख में आंसुओं की कमी हो गई है। उसे अब सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह खुद मरने वाली थी, पर अब उसके पेट में एक नन्ही जान भी आ गई थी, जो शायद उसके साथ ही अब मर जाएगी। सुबह त्रिशा ने अस्पताल जाने से पहले खुद को कपड़ों की एक्स्ट्रा लेयर्स से ढक लिया। वह आधे घंटे तक कॉरिडोर में इधर उधर घूमती रही, फिर आखिरकार उसने अपने दांत भींचे और अंदर चली गई। वाणी ने बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट कई बार गलती हो सकती है। अस्पताल में इसकी चेक करवाना बेहतर था। हालांकि उसका एक और दिन जिंदा रहना उसके लिए एक तोहफा ही था, लेकिन प्रेगनेंसी न्यूज़ ने उसे इस तोहफा को महसूस करने से रोक रहा था। लेकिन वह यह कंफर्म करना चाहती थी कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर वह प्रेग्नेंट नहीं होती तो कम से कम उसे मरने पर गिल्टी महसूस नहीं होता। मिस्टर रायजादा, यह देखते हुए कि हमारा हॉस्पिटल देश में टॉप 3 में आता है, अगर आप हमारे हॉस्पिटल में कोलैबोरेशन करने के लिए सहमत होते हैं, तो मैं आपको इस हॉस्पिटल का पूरा प्रभार आपको सौंपने का वादा करता हूँ। मैं आपके डिसीजंस में कभी इंटरफियर नहीं करूँगा, अस्पताल के सीईओ ने प्रस्ताव दिया। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे एक हल्की मुस्कान बिखेरी। सीईओ ने घबराहट में अपने माथे से पसीना पोंछा। त्रिशा अभी अभी राइट फ्लोर पर पहुंची थी। वह लिफ्ट से बाहर निकली और देखा कि अभिमन्यु रायजादा हॉस्पिटल के सीईओ और डॉक्टरों के एक समूह के साथ है।
उसे देखने से लग रहा था जैसे कि कोई किंग अपने टेरिटरी का इंस्पेक्शन कर रहा हो। वह भीड़ से अलग दिख रहा था। हमेशा की तरह उसकी ब्रिलियंस को छिपाना मुश्किल था। त्रिशा का दिल धड़क उठा। वह तुरंत पलटी और तुरंत भगाने को हुई कि त्रिशा। एक जानलेवा आवाज उसके एक भी कदम आगे बढ़ने से पहले उसे सुनाई दी। त्रिशा को हॉस्पिटल आने के अपने डिसीजंस पर अब उसे पछतावा हो रहा था। उसने इतनी भी जहमत क्यों उठाई? हमेशा उसके साथ ही गलत क्यों होता है? अभिमन्यु रायजादा को इसी हॉस्पिटल में क्यों होना था? त्रिशा ने खुद को शांत रखने के लिए अपने होठों को काटा। वह धीरे से पलटी और हैरान चेहरे के साथ बोली, मिस्टर अभिमन्यु, क्या कोइंसिडेंस है, आप भी यहाँ हैं? त्रिशा ने एक्टिंग करते हुए अभिमन्यु से पूछा जैसे कि उसने बस अभी अभी उसे देखा हो। अभिमन्यु रायजादा के सामने अपनी पिछली गलती को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी और न ही वह कोई भी एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाना चाहती थी कि वह डरी हुई या गिल्ट में है। वह कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगी कि उसने क्या किया, भले ही उसे मार ही क्यों न दिया जाए। अभिमन्यु करीब आया। उसने लापरवाही से अपना हाथ बढ़ाया और त्रिशा के माथे को छुआ। तुम पीले दिख रही हो। क्या तुम बीमार हो? अभिमन्यु के ऐसा करते ही उसके पीछे खड़े दूसरे लोग चौंक गए। क्या अभिमन्यु रायजादा ने अभी अभी एक लड़की के सिर को छुआ है? क्या वह सपना देख रहे हैं? क्या उन्होंने यह नहीं सुना था कि अभिमन्यु रायजादा को लड़कियां पसंद नहीं है? यहाँ तक कि वह लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता। तो फिर अभी वह लोग क्या देख रहे हैं? त्रिशा का चेहरा और भी पीला पड़ गया। नहीं, नहीं, मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बस उसी से मिलने आई थी। कैसी बीमारी? अभिमन्यु ने डाउट से त्रिशा से पूछा। त्रिशा ने परेशान नजर से कहा, एक लड़कियों वाली बस एक सामान्य तरह की बीमारी। यहाँ इस पर चर्चा करना अच्छा नहीं है। अभिमन्यु रायजादा ने अपनी आंखें उठाईं। उसने त्रिशा पर एक उदासीन नजर डाली। क्या ऐसा है? त्रिशा ने धीरे से कहा, अभिमन्यु, अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो मैं अब जाना चाहती हूँ। मेरे पास है। अभी एक बहुत जरूरी काम है जिसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। प्लीज, गो अहेड। अभिमन्यु ने मीनिंगफुल नजरों से त्रिशा को देखते हुए कहा, मैं हाल ही में कुछ ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर मेरी मदद करें। एक बार फिर दूसरा को अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी जब वह पलटकर जाने वाली थी। अभिमन्यु रायजादा कुछ ढूंढ रहा है, पर क्या? पर क्या वह अभिमन्यु रायजादा नहीं है? उसके लिए तो किसी को ढूंढना बस मिनट का काम होना चाहिए। फिर वह उसकी मदद क्यों मांग रहा है? क्या इसके पीछे भी उसकी कोई हिडन मतलब है? त्रिशा मन ही मन यह सब सोच रही थी, पर सामने से अभिमन्यु को कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए चुपचाप उसने अभिमन्यु की बात मान ली और कहा, जरूर, मैं आपकी मदद करूंगी। थोड़ी देर के लिए वह जगह पूरी तरीके से शांत हो गई थी। त्रिशा अपनी आंखों के कोनों से अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसकी लंबी भौहों ने उसके चेहरे पर एक हल्की छाया डाल दी। उसने अपने बेदाग हाथ से अपनी आस्तीन सीधी की। 3 महीने पहले, मैंने एक शराबी बिल्ली को घर ले आया था। मैं उसे शेल्टर देना चाहता था, पर वह शराबी बिल्ली न केवल अनग्रेटफुल थी, बल्कि वो मुझे बाइटिंग करने के बाद भाग गई। उसने मुझे ट्रोमा में डाल दिया। अभिमन्यु रायजादा पूरी तरह से शांत पर एरोजेंट लग रहा थी। त्रिशा के पैर पहले से ही कांप रहे थे। उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। शराबी बिल्ली तो क्या? अभिमन्यु इनडायरेक्ट उसके बारे में बात कर रहा है। त्रिशा जिस चीज से भाग रही थी, आखिरकार इनडायरेक्ट अभिमन्यु ने वह बात सबके सामने उससे कह दी थी।
त्रिशा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उसे लग रहा कि वह किसी तरीके से मिस्टर इंडिया बन जाए और एक पल में ही यहाँ से गायब हो जाए। अभिमन्यु रायजादा ने एक कनिंग मुस्कान पहनी हुई थी। हाँ, दरअसल मैं उसके वापस आने और अपनी गलती स्वीकार करने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उसने अभी तक कोई पछतावा नहीं दिखाया। आपको क्या लगता है मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? उसकी आवाज शांत और अट्रैक्टिव थी, पर फिर भी यह त्रिशा की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। त्रिशा ने अभिमन्यु की पैनी नजर से बचते हुए कुछ भी समझ न आने का नाटक किया और अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाकर कहा, अगर मैं होती तो मैं उसे पकड़ लेती और उसके पैर तोड़ देती। मैं उसके दांत के भी 2 टुकड़े कर देती। मम्मा, मैं यही करती। अभिमन्यु ने त्रिशा की आंखों में देखा। अभिमन्यु की आंखें एकदम गहरी और गंभीर थी, जैसे कि उसके अंदर न जाने कितने राज छिपे हुए हैं। त्रिशा हार मानने ही वाली थी कि उसने अभिमन्यु को उदास होकर कहते सुना, तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए और उसके पैर तोड़ देने चाहिए। इस तरह वह फिर से भाग नहीं पाएगी। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ त्रिशा को देखा। त्रिशा उसके सनग्लासेस के माध्यम से उसकी गहरी आंखें देख सकता थी। त्रिशा को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उसके आर पार सकती हैं। त्रिशा ने सबकॉन्शियसली आधा कदम पीछे हट गई। उसका माइंड सुन्न पड़ गया था। उसके पैर भी दर्द कर रहे थे। वो एक ही समय में अट्रैक्टिव और खतरनाक दोनों लग रहा था। उसकी डेविलिश स्माइल देखकर त्रिशा को लग रहा था जैसे कि यह इंसान पागल है। अगर इसे पता चला जाए कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो। इस बारे में सोचकर ही त्रिशा डर से कांप उठी। कितना भयानक विचार था। उसने डर से अपने सलाइवा को निगलते हुए कहा, अभिमन्यु, अभिमन्यु, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके बात को याद रखूंगी और आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। अब मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। गुड बाय। त्रिशा जल्दी से भाग गई और पलक झपकते ही गायब हो गया। अभिमन्यु ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके होंठ मुड़ गए। उसने अपने असिस्टेंट की ओर देखा। असिस्टेंट तुरंत ही त्रिशा के पीछे चला गया। त्रिशा प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी और सीधे हॉस्पिटल से बाहर चली गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रेग्नेंट थी या नहीं। भागना अभी ज्यादा जरूरी था। त्रिशा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसने सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट बुक किया है। पर अचानक से यह एक बार फिर एक ट्रेजेडी में बदल चुका था। त्रिशा अब बस होप कर रही थी कि सब ठीक ही होगा। बाद में वह कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। सिंघानिया परिवार अभी भी भेड़िए की तरह उसका पीछा कर रहा था ताकि उसका दिल निकाल सके। इस बीच अभिमन्यु रायजादा उसके सामने मुंह खुले बाघ की तरह इंतजार कर रहा था। वह उसकी जान लेने से पहले हार नहीं मानेगा। वह अब दिल्ली में और नहीं रह सकती थी। वह कहीं और मरना पसंद करेगी, पर अब दिल्ली में और नहीं। तो दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 1। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताना कि आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हो या नहीं। पार्ट 2 में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नई ट्विस्ट के साथ।